सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट की। एंड बेसिकली ये जो सीरीज़ में ला रहा हूँ, दिस इज़ एज पर योर न्यू सिलेबस, एंड जिसमें आपके अब 10 यूनिट्स मेंशन किए गए हैं। एंड पहले होता था यहाँ पे कितने यूनिट्स आपके होते थे? 7 यूनिट्स आपके होते थे। एक तो ये वाला यूनिट अलग किया गया है, फिर ये वाला यूनिट एंड ये वाला यूनिट जो है इनको ऐड किया गया है। पहले ये वाला यूनिट इसी के साथ होता था आपका। नाउ ये वाला जो कोर्स है ये कब तक वैलिड रहेगा? जो फ्यूचर बैच के एस्पिरेंट्स आएंगे, क्योंकि आई नो दैट, क्योंकि मेजॉरिटी या फिर जितने भी JNK के एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे ही इन्वायरमेंट के लेक्चर्स देखते हैं। सो उनके लिए भी वैलिड रहेगा तब तक जब तक ना इसमें कोई चेंज आए सिलेबस में, क्योंकि मैं पूरी डिटेलड सीरीज करा रहा हूँ, पहले भी कराई है एंड इस बार भी और ज़्यादा बेटर वे में होगी। एंड इवन अगर आप फिर इनमें किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो, आपके सारे बेसिक्स यहाँ से क्लियर होंगे। नाउ इन्वायरमेंट एकेडमिक्स के अंदर आपको कहाँ पे हेल्प करता है या फिर आप कैसे इसमें आगे बढ़ते हो? देखिए, आप बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग अगर होंगे, आप फिर इन्वायरमेंट में MTech PhD कर सकते हो, या फिर अगर आप सिंपली BSc करो, आप उसके बाद MSc PhD कर सकते हो। फिर इन्वायरमेंट की काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम इंपॉर्टेंस है, खाली डॉक्टर्स की ही दुनिया में नीड नहीं है या फिर इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी जॉब्स जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी जितने भी जॉब्स हमारे पास हैं, इट इज़ बेटर अगर आप नीट की तैयारी करें, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट स्टिल दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। उसके बाहर भी बहुत सारी दुनिया है। एंड इवन जो इन्वायरमेंटल जॉब्स हैं, दे आर हाई पैकेजिंग जॉब्स। डॉक्टर के कंपैरिजन में 3-4 टाइम्स आपको वहाँ पे स्केल मिलता है। नाउ करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैंने दिखाई, एंड स्पेशली IITs ने अभी 2021 में नया सब्जेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो आप यहाँ पे जा सकते हो, अगर आप इन फील्ड्स में हो आप वहाँ पे जा सकते हो। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूं, बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ये चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। दीज आर दी डिफरेंट जॉब्स जो आप कर सकते हो। क्लियर? सो दीज आर दी नंबर ऑफ जॉब्स। नाउ जो हमारी पुरानी प्ले लिस्ट थी उसमें ये आपको पहला लेक्चर मिलता था, ईयर एंड नॉइज पोल्यूशन, एंड ऑलमोस्ट 1.5 लाख JNK के एस्पेरेंट्स ने वो वीडियो हमारा देखा था। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल, क्योंकि 2023 में मैंने इन्वायरमेंट के लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। 24 बैच, 25 बैच सभी ने वो लेक्चर्स लगाए। एंड यहाँ पे जब आप वीडियो को खोलोगे, क्योंकि आई नो दैट जब आपका एग्जाम होगा, मेजॉरिटी ऑफ एस्पेरेंट जो हैं वो एग्जाम के टाइम आएंगे, फिर नीचे कमेंट्स करेंगे क्या ये एनफ है, क्या ये एनफ है। सो उनके लिए पहले ही मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। आप पुराने वीडियो या प्ले लिस्ट को ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे कमेंट्स पढ़िए, आपको हंड्रेड्स आप कमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए, मैं थक जाऊंगा स्क्रॉल करते करते, इतनी कमेंट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे बच्चों ने 70 आउट ऑफ 70 स्कोर किया हुआ है। नॉट ओनली 70 आउट ऑफ 70, बल्कि उसकी हेल्प से एंड कितने दिन में, हार्डली 2 या 3 दिन में उन्होंने 70 आउट ऑफ 70 स्कोर किया हुआ है। सो आप कमेंट स्टार्ट कर सकते हो पुरानी वीडियो से। नाउ अब हम नई लेक्चर सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इसमें होगा क्या, बिल्कुल पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सिलेबस आपका क्या है। देखिए, दिस इज द सिलेबस, जो नया सिलेबस आपका अपडेट हुआ है। फिर यहाँ पे जो पहला यूनिट है उसमें ये टॉपिक्स आपके हैं। नाउ ऐड क्या किया गया है? क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स एंड इंडोर एयर पोल्यूशन यहाँ पे ऐड किया गया है। एंड वेटेज यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, क्योंकि पहले 7 यूनिट्स होते थे, 7 × 10 दैट इज 70। अब 10 यूनिट्स हैं, ईच कैरी 7 मार्क्स, दैट इज 70 यहाँ पे। एंड आई गारंटी यू, आप इस सीरीज को फॉलो करिए, आपके 70 आउट ऑफ 70 मिल जाएंगे। एंड फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिकोर इन इन्वायरमेंट। देखिए, आपका PCB हो सकता है या फिर PCBM हो सकता है, वहाँ पे आप साल भर पढ़ते हो, बट स्टिल आप मतलब नर्वस हो जाओ, आप वहाँ पे अगर आप नर्वस हो गए, आप 100 वहाँ पे स्कोर नहीं कर सकते। इसमें इन्वायरमेंट में केवल आपको 2 या 3 दिन पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ जो लास्ट पे आएंगे, मतलब एग्जाम की गैप डेज में भी अगर आप आओगे एंड पढ़ोगे, आप यहाँ से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। नाउ दीज आर दी PYQs जो यहाँ से आपके बोर्ड ने पूछे हैं। इस हिसाब से देखिए, दीज आर दी PYQs यहाँ पे जो आपके बोर्ड ने पूछे हैं। एंड नया टॉपिक जो है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। एंड लेक्चर के एंड पे मैंने MCQs भी रखे हैं, उनके जो आंसर्स है वो आप मुझे खुद दोगे। जो लेक्चर को अच्छे से देगा वो उन 10 MCQs को कर पाएगा, एंड आप कमेंट्स में उनका आंसर करोगे। एंड साथ ही में ये भी मेंशन करिए, अगर आपने हमारे 11th के लेक्चर्स देखे हैं, आपने कितना स्कोर किया था अपने बोर्ड में। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। सो पहला जो टॉपिक यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। नाउ पहले मैं बात करूंगा, देखिए पहले हम जनरल बात करेंगे। जो भी मैं बात करूंगा पहले यहाँ पे, दैट विल बी जनरल। जितने भी
टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमारे पास हैं, बीट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वेस्ट वाटर पोल्यूशन। सो जनरल वे में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स की। उसके बाद मैं आऊँगा किसके ऊपर, उसके बाद आगे जाकर मैं आऊँगा एयर पोल्यूशन के ऊपर। सो यहाँ से हमारा एयर पोल्यूशन बेसिकली स्टार्ट होगा, बट जो मैं इनिशियली आपको क्लासिफिकेशन दूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, एंड आने वाले यूनिट्स में आपको हेल्प करेगा। एक एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट होगी, कोई चीज़ वेस्टेड नहीं जाएगी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स जब हम करते हैं, दो क्लासिफिकेशंस हमारे पास हैं इनिशियली। वन इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड दूसरा हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। नाउ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी पोल्यूटेंट ये वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि जनरली फॉर्म होते हैं एंड डायरेक्टली हमारे पास इमिट होते हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स से, यानी कि ये डायरेक्टली, याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड डायरेक्टली, सो ये डायरेक्टली इमिट होते हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स से। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डीडीटी हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये सभी हमारे पास हैं। दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। ये सभी हमारे पास क्या हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, यानी कि ये डायरेक्टली हमारे पास इमिट या फॉर्म होते हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स से। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज से आपको क्या मिलेगा, SO2 निकलेगा। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स की अगर मैं बात करूं, वहां से आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलेगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है। सो ये डायरेक्टली इन चीज़ों से या फिर इन सोर्स से, इनको हम कहेंगे सोर्स। सो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है या फिर कोई पावर प्लांट है, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। जो गाड़ी हमारे पास है, गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो इन सभी को हम क्या कहते हैं, दीज आर डायरेक्ट पोल्यूटेंट्स, या फिर आप कहोगे दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की बात करूं, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है सेकेंडरी, ये बेसिकली फॉर्म होते हैं कब, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हमारे पास हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में। क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ओजोन की बात करें, ओजोन जो हमारे पास होता है इट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आगे इनकी हमें डिटेल में बात करनी है, फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ। सो ओजोन जो हमारे पास होता है ये कैसे फॉर्म होता है, जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वहां पे आपको ओजोन मिलता है। मींस ओजोन जो है किससे फॉर्म हुआ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से फॉर्म हुआ। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्राइमरी पोल्यूटेंट। सो इन शॉर्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट वो जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकले, सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो जब दो या दो से ज्यादा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिले एंड किसको फॉर्म करते हैं, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी हमारे पास एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। किससे फॉर्म होता है, आप आगे देखोगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से हमारे पास क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इस हिसाब से फॉर्मल्डिहाइड हो गया, पेन हो गया, पेन की फुल फॉर्म हमारे पास है परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। सो ये भी हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो प्राइमरी पोल्यूटेंट डायरेक्टली निकलते हैं किसी भी सोर्स से, एंड जो हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, जब यहाँ से फॉर एग्जांपल SO2 निकला, यहाँ से NOx निकला, ये VOC के साथ मिला, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ NOx जो गाड़ी से निकला। सो इसने फॉर्म किया किसको, ओजोन को। सो ओजोन बेसिकली डायरेक्टली गाड़ी से नहीं निकलता है या फिर किसी चिमनी से या फिर किसी इंडस्ट्री से ओजोन डायरेक्टली नहीं निकलता है, इस बात को समझिए। सो इन शॉर्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर दोज पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली इमिट होते हैं किसी सोर्स से, एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स तब बनते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो ये है पहली बेसिक डेफिनेशन। अभी इनकी हमें और डिटेलिंग में आगे जाकर स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज। पहली जो हमारे पास थी दैट वाज जनरल क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज के हिसाब से दो टाइप के पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, क्रॉनिक या फिर हमारे पास एक्यूट। क्रॉनिक या फिर एक्यूट, सिंपल भाषा में याद रखिए, जो फिगर्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं इनकी हेल्प से आप याद रख सकते हो क्रॉनिक पोल्यूटेंट क्या है, एक्यूट पोल्यूटेंट क्या है। जो क्रॉनिक पोल्यूटेंट हमारे पास होता है आप सिंपली समझ सकते हो बाय
पैसिव स्मोकिंग, फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है ये सिगरेट पी रहा है, मतलब आपके घर में आपके पापा हो सकते हैं या फिर आपका बड़ा भाई, कोई भी हो सकता है। सो आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, बट ये जो बंदा सिगरेट पी रहा है ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, एंड ये आपकी बॉडी तक आ रहा है या फिर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ईयर की प्रेजेंस में ये आपकी बॉडी में कंज्यूम हो रहा है। सो आपने बेसिकली क्या किया, आपने खुद पोल्यूशन क्रिएट नहीं किया, किसी और बंदे ने क्रिएट किया एंड ये आपकी बॉडी में चला गया। सो दिस इज बेसिकली जैसे हमारे पास, इसी को हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग या फिर पैसिव स्मोकर जो होता है। आपका फ्रेंड सिगरेट पी रहा है बट आप नहीं पी रहे हो, बट वो जो सिगरेट वो कंज्यूम कर रहा है वो आप तक भी रीच करता है, आपको भी इफेक्ट करेगा। सो ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम कहते हैं क्रोनिक पोल्यूटेंट, जो डायरेक्टली नहीं आते हैं, बट बेसिकली होता क्या है, a continuous release of a pollutant at a low concentration resulting in severe effects on human and animal body with symptoms developing slowly. So in short, आप क्रोनिक पोल्यूटेंट मान सकते हो पैसिव स्मोकिंग। कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, सो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, आपका फ्रेंड पी रहा है, आपका रूममेट पी रहा है, सो अभी मतलब इंस्टेंटली आपको इसके इफेक्ट नहीं दिखेंगे। आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years, 10 years आपको दिखेगा कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें मतलब वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग आपकी बॉडी में क्रोनिक पोल्यूटेंट्स आए थे। समझ में आया होगा। एक्यूट पोल्यूटेंट्स, एक्यूट पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो सडनली एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पाइपलाइन्स हमारे पास होती हैं, देखिए पाइपलाइन्स, फॉर एग्जांपल इंडिया में जब ऑयल आता है, कहाँ से ऑयल आता है, ईरान से, सभी को पता होगा, ईरान से या फिर गल्फ कंट्री से ऑयल आता है। फिर इसको क्या किया जाता है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोस्टल एरियाज होते हैं, लाइक गुजरात आप मानिए, गुजरात मानिए, गोवा मानिए। सो जब यहाँ पे ऑयल आएगा ना, सो यहाँ पे मतलब ईरान से निकलेगा बाय शिप्स, ऑयल पहुंचेगा गुजरात वगैरह। फिर यहाँ से पाइपलाइन्स बिछाई जाती हैं। इन पाइपलाइन्स को फॉर एग्जांपल इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में या फिर सिटीज़ में फिर पाइपलाइन्स के थ्रू पहुंचाया जाएगा अंडर प्रेशर। सो फिर अगर ये पाइपलाइन सडनली बर्स्ट हुई कहीं जगह पे, कहीं जगह अगर ये सडनली बर्स्ट हुई, सो इनमें ऑयल स्पिल जो होगा दैट विल क्रिएट पोल्यूशन। सो उसको हम कहते हैं एक्यूट पोल्यूटेंट। सो सडन रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स यहाँ पे होता है। सो ऑयल स्पिलिंग आउट ऑफ ए पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे एक्यूट पोल्यूटेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रोनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं एंड एक्यूट पोल्यूटेंट्स आपके क्या होते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू पोल्यूटेंट्स एग्जिस्टेंस इन नेचर, यानी कि पोल्यूटेंट कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। वन इज क्वांटिटेटिव, दूसरा हमारे पास है क्वालिटेटिव। नाउ क्वांटिटेटिव की अगर हम इनिशियली बात करेंगे, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, देखिए आपको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग गैसेस से बना है, लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, CO2 हो गया, या फिर अदर गैसेस हो गए, CH4 हो गया, नियॉन हो गया, ढेर सारे गैस हमारे पास हैं जो आपने 11th में पढ़े हैं। नाउ these already occur in nature. So ऐसे पोल्यूटेंट हमारे पास, ऐसे पोल्यूटेंट जो ऑलरेडी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ हमने बताया अभी आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हमारे पास CO2 पोल्यूटेंट होता है, अच्छा, या फिर CH4 पोल्यूटेंट होता है। इनकी क्या होती है, इनकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है। आगे जब हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन बेसिकली यहीं से निकलेगी। एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन जो है वो यहीं से निकलेगी। सो इनकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है। अब अगर इस कंसंट्रेशन में चेंज आए, हम कहते हैं पोल्यूशन ऑकर करा। सो दीज ऑलरेडी ऑकर इन नेचर एंड बिकम पोल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन एक्सीड्स ए पर्टिकुलर लिमिट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है हमारे पास, इट इज 78 या फिर 79%। क्लियर। नाउ अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, 80% हो जाए, ये 81% हो जाए, तब ये एज ए पोल्यूटेंट हमारे पास बिहेव करेगा। इस चीज को आगे और आप अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स आर बेसिकली मैन मेड पोल्यूटेंट। सो इन शॉर्ट, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट वो जो नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर, या फिर हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर क्वांटिटेटिव। नाउ क्वालिटेटिव वो पोल्यूटेंट्स होते हैं दे आर विच आर मैन मेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास
डीडीटी हो गया, देखिए डीडीटी हो गया, फंगिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, दीज आर ऑल मैन मेड। फॉर एग्जांपल आप बगीचे की क्या करने जा रहे हो, या फिर आपके जो प्लांट्स वगैरह हैं आप इनको पेस्टिसाइड देने जा रहे हो, सो इससे होगा क्या, ये पेस्टिसाइड जो है ये नियर बाय लेक में या फिर वाटर बॉडी में चला जा सकता है, जिसके कारण वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट होगा। सो इनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव वो जो नेचुरली प्रेजेंट होंगे, क्वालिटेटिव वो जो हमारे पास बेसिकली मैन मेड पोल्यूटेंट्स होते हैं। फिर हमारे पास है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटेंट। एंड ये जो क्लासिफिकेशन मैं बोल रहा हूं अभी ये जनरल है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल, चाहे हमारे पास एयर पोल्यूशन हो या फिर वाटर पोल्यूशन हो या फिर सॉलिड पोल्यूशन हो, सभी के लिए अभी आप बेसिकली इसको समझो। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, आपके बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, आपको बताएंगे, एग्जाम्पल दीजिए एक बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की। सो पोल्यूटेंट्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन हमारे पास, सो वो पोल्यूटेंट जो अंडर जब भी इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करें वो इनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, क्लियर, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे। सो बायोडिग्रेडेबल में पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आते हैं, जितने भी मतलब फ्रूट्स के छिलके होते हैं, वेजिटेबल के छिलके होते हैं, दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल। या फिर पेपर हमारे पास होता है, वुड हमारे पास होता है, दीज आर हमारे पास बायोडिग्रेडेबल। सो पोल्यूटेंट्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन, क्लियर, स्पेशली जिनमें ऑर्गेनिक बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल हाउस होल्ड वेस्टेज या फिर सीवेज भी, जो आपके घर से सीवेज निकलता है, दैट इज आल्सो हमारे पास, उसमें भी कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूं, आज ही बेसिकली जेकेएसएसबी का एक पेपर हुआ था एंड सेम इसमें एग्जाम्पल्स दी थी, एक एमसीक्यू आया था, उसमें मैच दी फॉलोइंग, मतलब अच्छे से बढ़िया क्वेश्चन था, आपको पहचानना था कि इनमें से बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में दे सकता है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की अगर मैं बात करूं, वो पोल्यूटेंट जो इजीली डिग्रेड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हमारे पास, क्यों अभी के टाइम बताया जा रहा है कि प्लास्टिक पे बैन लगना चाहिए, गिलास हो गया, कैंस हो गया, एंड जो इंडिया हमारे पास है, एंड इंडिया में भी जे.एंड.के जो हमारे पास है, स्पेशली कश्मीर सबसे गंदा हमारे पास है अभी के टाइम, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड इंडिया तो मेरे हिसाब से वर्स्ट अभी चल रहा है, या फिर WHO की हिसाब से इंडिया जो है ऑन वर्स्ट बॉर्डर लाइन हमारे पास है पोल्यूशन में। इसीलिए आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आप देखते हो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट, बाकी चीज़ें जो हमारे पास इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड हमारे पास है, एंड दैट्स वाई इट इज़ बिकमिंग वेरी हाई पेइंग जॉब अभी के टाइम। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट जो इजीली डिग्रेड नहीं होंगे, यानी कि इनके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन काम ही नहीं करेगा, ये एज इट इज रहेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन बैग अगर आप अभी डंप करोगे, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वो आपको वैसा ही मिलेगा। अच्छा, अगर आप क्या करोगे, केले का छिलका बाहर फेंकोगे या फिर डंप करोगे, 3 दिन 5 दिन 10 दिन बाद आप आओगे, वो वहां पे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली डिग्रेड हुआ होगा, क्लियर, माइक्रोबियल एक्शन उस पर लग गया होगा, समझ में आया होगा। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डीडीटी हो गया, रेडियो एक्टिव सबस्टांस हो गई हमारे पास, लाइक मरकरी हो गया, आर्सेनिक हमारे पास हो गया, लेड हो गया, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। नाउ यही बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स जो हमारे पास होते हैं, इन्हीं के कारण बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन होता है। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या है, बायो एक्यूमुलेशन क्या है, इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जब हम आपका यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज वाटर पोल्यूशन, वहां पे इसको हम पढ़ेंगे। एंड आपको मैं याद दिलाऊंगा, एंड ये आपके बोर्ड में 3 मार्क का या फिर 5 मार्क का पूछा जाता है, बायो मैग्निफिकेशन। फिलहाल याद रखिएगा, वहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि बायो मैग्निफिकेशन में कौन से पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, इनके कारण हमारे पास बायो मैग्निफिकेशन ऑकर करती है। नाउ रही बात नोट्स की, देखिए इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप को क्या करोगे, पहले ही कमेंट में आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, वो बेसिकली बट पेड रहेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, बेटर इज यहाँ पे खुद से आप क्या कर सकते हो, नोट मेकिंग कर सकते हो। जिनके पास टाइम है, जिनके पास टाइम नहीं है, वो नोट्स को परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर।
नेक्स्ट इज पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स, एंड आई गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये लेक्चर्स लगाओगे। एंड एट मैक्स मेरे हिसाब से, क्योंकि 10 लेक्चर्स हैं आपके, एट मैक्स मेरे हिसाब से 12 से 15 घंटे हमारे लग जाएंगे टोटल पूरे कोर्स में, एंड आपके 100 मार्क्स डन। पॉइंट सोर्स है नॉन पॉइंट सोर्स। देखिए पॉइंट सोर्स जो हमारे पास होता है, अगर पोल्यूशन एक सिंगल पॉइंट से आए, अगर पोल्यूशन एक सिंगल पॉइंट से आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पाइपलाइन जो है ये सीवेज कैरी कर रही है, एंड ये सीवेज किधर डंप हो रहा है, ये किसी रिवर में यहाँ पे डाला जा रहा है। सो यहाँ पे रिवर में पोल्यूशन क्रिएट होगा, एंड जब आप आओगे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ पोल्यूशन यहाँ से आया है, आप इजीली इसको क्या कर पाओगे, डिटेक्ट करोगे, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो एक सिंगल पॉइंट से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल pollution that comes from a single place, it is easy to identify, example सीवेज डिस्पोजल हमारे पास। सो इसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्स। क्या कहते हैं? पॉइंट सोर्स। नेक्स्ट इज नॉन पॉइंट सोर्स। जो पोल्यूशन हमारे पास इस हिसाब से आए कि आप इसको डिटेक्ट ही नहीं करो कि इसका सोर्स कहाँ से निकला। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी हमारे पास श्रीनगर से निकली एंड ये जम्मू की ओर जा रही है। किधर जा रही है? जम्मू की ओर। एंड ये जो गाड़ी है इसमें लीकेज होकर कर रहा है, क्या कर रहा है? लीकेज, यानी कि ऑयल स्पिल हो रहा है। सो मतलब आप कितनी गाड़ियों को ढूंढोगे कि यहाँ से ये गाड़ी जो है पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, आप मतलब अच्छे से ढूंढ ही नहीं पाओगे कि इसका एक्चुअल सोर्स कौन सा है, कहाँ से ये ऑयल निकल रहा है, क्लियर, कहाँ से ये ऑयल स्पिल आउट हो रहा है। क्योंकि उस ऑयल के कारण क्या होगा? पोल्यूशन होगा, क्योंकि वो नियर बाई नदी में जा सकता है, नियर बाई ड्रेन में जाएगा, उसके कारण पोल्यूशन क्रिएट होगा। सो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। पोल्यूशन दैट कम्स फ्रॉम मेनी प्लेसेस। समझ में आ रहा होगा, क्लियर। हार्डर टू आइडेंटिफाई एंड हार्डर टू एड्रेस, इसको हार्डर आइडेंटिफाई करना होता है। एग्जाम्पल हमारे पास व्हीकल एग्जॉस्ट, समझ में आया होगा। नाउ ये तो होगी हमारे पास अभी तक जनरल क्लासिफिकेशन। सो आपने क्या देखा? प्राइमरी पोल्यूटेंट, फिर आपने क्या देखे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट, फिर क्रोनिक पोल्यूटेंट, देन एक्टिव पोल्यूटेंट, साथ में आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, देन क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट, देन आपने देखा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, एंड इन्हीं के कारण, किन के कारण? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो है इनके कारण बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन ओकर करता है, जो कि हमें स्टडी करना है आगे। फिर पॉइंट सोर्स या नॉन पॉइंट सोर्स आपने यहाँ पे समझा, क्लियर। नाउ अब हम आते हैं आपके मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज आपका एयर पोल्यूशन। दैट इज आपका एयर पोल्यूशन। अभी तक जनरल डेफिनेशन में आपको दे रहा था कि हमारे पास कितने सारे क्लासिफिकेशन हैं पोल्यूटेंट्स के, एंड मतलब ऐसे ही नहीं आपको, आप बोलोगे कि ये पहले यूनिट में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे इसको, जो अभी तक सर ने पढ़ा है आप इसको भी पढ़ोगे, क्योंकि आगे जो आने वाले यूनिट्स हैं उनमें ये क्लासिफिकेशन आपको काम में आएगी। नाउ देखिए ये वाला टेबल आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, क्योंकि ये आपके 11th में था, ये आपको याद नहीं रखना है, बट यहाँ से हम डेफिनेशन निकालेंगे किसकी? एयर पोल्यूशन की। देखिए कंपोजिशन ऑफ क्लीन एंड ड्राई एटमॉस्फेयर, आपने ये बिल्कुल मतलब छठी क्लास से आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारा एयर है उसमें नाइट्रोजन इतना % है, ऑक्सीजन इतना है, आर्गन इतना, CO2 इतना, एटलीस्ट मतलब पहले 4-5 तो ऑलमोस्ट सभी को याद होते हैं कि इतना इतना हमारे पास होता है, क्लियर। सो पहले 4-5 तो ऑलमोस्ट सभी को याद होते हैं। नाउ देखिएगा नाइट्रोजन जो है इट इज बाय वॉल्यूम इतना। नाउ अगर आप इसको ppm में कन्वर्ट करोगे, पार्ट्स पर मिलियन, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, क्लियर, एंड स्पेशली जो हमारे बैच में है उन्होंने पढ़ा होगा, एंड आई गारंटी जो वहाँ पे हमारे से फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी मैं गारंटी दे रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 आप बोर्ड में स्कोर करोगे। एंड नॉट ओनली दैट, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी आपका बेस जो है वो क्लियर होगा। नाउ देखिएगा नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, इट इज इजी टू कन्वर्ट। देखिए यहाँ पे है 78.09, क्लियर। सो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप यहाँ पे 10⁴ मल्टीप्लाई करोगे, सो आपका क्या आएगा? इट विल बी 780900 आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा। दिस इज इन पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि जब भी हम पोल्यूशन की बात करेंगे हम बाय वॉल्यूम को नहीं देखेंगे, हम बाय पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से हम बात करते हैं। आगे जाकर यूनिट्स भी आप देखोगे कैसे हम पोल्यूशन को नापते हैं, पूरा डिटेल्ड वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस एक बार आपको पढ़ना है, फिर लेक्चर को आप दोबारा फास्ट मोड पे देख सकते हो। पहली बार 1x पे ही देखिएगा, फिर जब आप अगली बार आओगे आप 1.52x जो भी मर्जी हो उस पर देख सकते हो, बट साथ में आप नोट्स भी बनाना। लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 या 1.5 घंटे का हमारा जाएगा, या फिर मतलब जो भी यूनिट होगा,
नाउ देखिएगा, सो दिस इज हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। नाउ ये जो कंसंट्रेशन हमारे पास है, ये जो कंसंट्रेशन हमारे पास है अलग अलग कंपोनेंट्स की एटमॉस्फेयर के अंदर, ध्यान दीजिए लिखा क्या है, क्लीन एंड ड्राई एटमॉस्फेयर हमारे पास। नाउ अगर ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है इनकी, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आर्गन की, फॉर एग्जांपल ये जो कंसंट्रेशन है अगर ये एक्सीड हो जाए, क्या हो जाए, अगर ये एक्सीड हो जाए हमारे पास, जब ये कंसंट्रेशन एक्सीड होती हैं तब हम कहते हैं कि ईयर में पोल्यूशन ऑकर कर रहा है। सो ईयर पोल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन है कि जो हमारे पास गैसेस कहाँ पे हैं, जो हमारे पास गैसेस एटमॉस्फेयर के हैं, जो इनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है, अगर ये एक्सीड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इट इज 7809000 ppm, अगर ये अब हो जाए हमारे पास 800000 ppm, सो हम कहेंगे बेसिकली नाइट्रोजन के कारण, या फिर जो नाइट्रोजन है ये अब एक पॉल्यूटेंट बन गया है। क्या बन गया है, पॉल्यूटेंट। या फिर मीथेन हमारे पास कितना है, 1.5 ppm, किधर, एटमॉस्फेयर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 ppm, कितना बन गया, 3 ppm, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये डबल हुआ। सो अब ये बिहेव करेगा एज ए पॉल्यूटेंट, अब ये हमारे लिए खतरा है। जब ये इस फॉर्म में होते हैं तब ये हमारे लिए, मतलब बाय नेचर अल्लाह हैं, गॉड हैं, जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने बाय नेचर इसको रखा है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ऑक्सीजन इतना है, हम ऑक्सीजन पीते हैं, क्लियर, सो इतना हमारे पास है। अब अगर इसी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए सो ये एज ए पॉल्यूटेंट बिहेव करने लगेगा। सो इन्हीं को हम कहते हैं, यही से हमारी डेफिनेशन निकलती है किसकी, पॉल्यूशन की। जब हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जो हमारे पास गैसेस हैं नेचर में या फिर एटमॉस्फेयर में, जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, तब हमारा पोल्यूशन ऑकर करता है। एंड स्पेशली कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये सारे हमारे पास गैसेस की फॉर्म में होते हैं। सो एयर पोल्यूशन पे अब हम आए हैं। नाउ एयर पोल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन आप कहोगे क्या, सिंपल डेफिनेशन आप कहोगे कि जब एयर पोल्यूशन कब ऑकर करता है, व्हेन द normal concentration of different gases present in atmosphere exceeds their normal value। सो ऐसे आप डेफिनेशन कह सकते हो। एंड डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट स्टिल अगर कोई आम बंदा, मतलब लेमैन आपसे पूछे बताइए एयर पोल्यूशन होता क्या है, आप कैसे समझाओगे? आप समझाओगे कि नेचर ने क्या रखा है, अलग अलग गैसेस हमारे पास हैं, उनकी इतनी इतनी कंसंट्रेशन रखी है बाय नेचर, अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ जाए एयर पोल्यूशन ऑकर करता है। नाउ पोल्यूटेंट्स, these are substances which cause pollution and can be in the any form that is solid, liquid or gas। so इनको हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट। नाउ यहाँ से हमारा डिटेल्ड स्टडी स्टार्ट हो रहा है एयर पोल्यूशन का। सो पहले हमारे पास है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर दोज पोल्यूटेंट्स विच आर डायरेक्टली अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। अभी हमने देखा था वो पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। सो इनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब एक एक करके इनको आपको डिटेल में स्टडी करना है। सो पहला जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारे पास है, इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 हमारे पास। क्या, SO2 हमारे पास पहला प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल। देखिए जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, क्लियर, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर आप वेपन्स की बात करोगे, एटम बॉम्ब हो गया, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास, या फिर मतलब अलग अलग पावर प्लांट्स हमारे पास जहाँ पे बिजली बनती है, क्लियर, दे आर थर्मल पावर प्लांट्स हमारे पास। सो ये इन्हीं से बेसिकली रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये किन की बर्निंग करते हैं, ये कोल की बर्निंग करते हैं। ये बेसिकली किन की बर्निंग करेंगे, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करेंगे। सो ये हमारे पास है कोई थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सो इसमें कोल की बर्निंग होगी। क्या होगी, कोल की बर्निंग। जब यहाँ पे कोल की बर्निंग होगी, यहाँ से जो धुआं निकलेगा, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड होगा। सो सिंपली पहला पॉइंट कि जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, इट ऑकर्स बाय बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोल बर्न करोगे, कोल बर्निंग के कारण सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एंड कहाँ पे, मेनली थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, या फिर फ्रॉम वॉल्केनोज। जो वॉल्केनोज हमारे पास हैं, जब वॉल्केनो फटता है वहाँ से जो धुआं निकलता है उसके साथ हमारा SO2 होता है। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थर्मल पावर प्लांट एंड वॉल्केनोज यहाँ पे सोर्स बन गए किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के।
नेक्स्ट, इट इज मोस्ट वाइल्डली सेपरेट पोल्यूटेंट। जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनमें से ये सबसे मोस्ट वाइडली सेपरेट है। क्लियर, यानी कि ये सबसे ज़्यादा हमारे पास फैलता है बाकी पोल्यूटेंट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉग एंड एसिड रेन। इसके कारण एक तो स्मॉग ओकर करता है, जो आपको आगे पढ़ना है डिटेलड वे में आने वाले यूनिट्स के अंदर। फिर एसिड रेन, जो अगेन आपको आने वाले यूनिट्स में पढ़ना है, जब हम बेसिकली क्लाइमेटिक चेंज देखेंगे, क्लाइमेट चेंज वगैरह, वहाँ पे हम इनको स्टडी करेंगे। सो देयरफॉर जो स्मॉग हो गया, एसिड रेन हो गया, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। जो हाईलाइटेड चीजें हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एसिड रेन के लिए ये कैसे रेस्पॉन्सिबल रहता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया जो H2SO4 हमारे पास है, क्या ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है कि सेकेंडरी? सो आप कहोगे इट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कहाँ से बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड से, या फिर SO2 से हमारा क्या बनता है? SO2 से हमारा H2SO4 बनता है। जब SO2 प्लस वाटर मिलेगा, वहां से आपका H2SO4 बनेगा। दियरफोर इसीलिए हम कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रेस्पॉन्सिबल रहता है एसिड रेन के लिए। यानी कि यहाँ पे जो बारिश पड़ेगी उसके साथ एसिड रेन होगा, यानी कि उसका pH जो होगा बेसिकली वो 5 के बिलो चला जाएगा। उसी को हम कहते हैं एसिड रेन, है ना। सो एज इट कंबाइन्स विथ वाटर वेपर टू फॉर्म सेकेंडरी पोल्यूटेंट लाइक H2SO4 विच काज एसिडिटी, इसलिए हम कहते हैं कि ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्मॉग भी, एसिड रेन भी। बट अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिए जाएं कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण स्मॉग ओकर करता है कि एसिड रेन, पहला आप प्रेफर करोगे किसको? एसिड रेन को। क्लियर। एंड जो स्मॉग है इसके लिए आप प्रेफर करोगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को। क्लियर। सो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। फिर अब इसके कारण होता क्या है? रेस्पायरेटरी इलनेस। सो रेस्पायरेटरी डैमेज होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लंग मैकेनिज्म। जो लंग्स हैं उनमें स्पेशली डैमेज होकर करता है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स हम कहते हैं, या फिर इम्यून सिस्टम जो हो गया, इम्यून सिस्टम को भी सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? डैमेज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड। इतना जानना आपके लिए एनफ है, आपके बोर्ड के लिए एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, दैट इज NOx हमारे पास। सो अभी आपने देखा सल्फर के लिए जो प्राइमरी सोर्स हमारे पास है, दे आर वॉल्केनोस, या फिर हमारे पास थर्मल पावर प्लांट। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये जनरली कहाँ से निकलते हैं? जो वहीक्यूलर एमिशन हमारे पास है, या फिर वहीक्यूलर एग्जॉस्ट हमारे पास है, या फिर जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, या फिर जो जेट्स वगैरह से धुआं निकलता है, उसमें हमारे पास क्या होता है? उसमें हमारे पास जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, दैट इज NOx। सो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ कोल। अच्छा, इट इज फ्यूल में क्या आ सकता है यहाँ पे? पेट्रोल, डीजल, कोल। बट यहाँ पे मैनली पेट्रोल भी आया, डीजल भी आया। वहां पे पर्टिकुलरली हमारा कोल ज्यादातर यूज होता है। क्लियर। कोल ज्यादातर यूज होता है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के कारण स्मॉग ओकर करेगा एसिड रेन। सो इसके कारण भी स्मॉग एंड एसिड रेन ओकर करेगा, बट मेजरली इसके कारण क्या ओकर करेगा? स्मॉग। सो इसके लिए आप स्मॉग प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू एसिड रेन। आगे अगेन आपको टाइप्स ऑफ स्मॉग पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में एज डिटेल्ड टॉपिक ऐड किया गया है। नाउ इट काजेस ब्रोंकाइटिस। ये जो हमारे पास होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनके कारण क्या होता है? रेस्पायरेटरी डैमेज होता है, दैट इज ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, या फिर इवन आई इरिटेशन होती है। मतलब आईज में आपको इरिटेशन होती है ना, मतलब आपको लगता है कि धुएं से क्या हुआ, मेरी आंखों में मतलब दर्द हो रहा है। सो बेसिकली उस धुएं के अंदर क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये इफेक्ट करता है वेजिटेशन को, क्योंकि X यहाँ पे 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। क्लियर। अगर 1 होगा सो दिस इज हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx। सो अगर X 1 हुआ मीन्स इट इज NO, अगर X 2 हुआ दैट इज NO2 हमारे पास। नाउ जो NO हमारे पास होता है ये मेनली वेजिटेशन को इफेक्ट करता है, प्लांट्स को इफेक्ट करेगा। फिर NO2 जो हमारे पास है ये बेसिकली रोल प्ले करता है ओजोन को बनाने में। सो देयरफॉर ओजोन भी हमारे पास क्या है? एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिए,
SO2 किसको बनाने में रोल करता है? H2SO4 सेकेंडरी पोल्यूटेंट H2SO4 को बनाने में रोल प्ले करता है। जो हमारे पास NOx है ये किसको बनाने में रोल करता है? ओजोन को बनाने में रोल करता है। सो दीज आर दी MCQs जो आपसे पूछे जाएंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन मोनोक्साइड। सो SO2 आपने देखा, NOx अभी तक आपने देखा। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन मोनोक्साइड। पहली बात, कार्बन मोनोक्साइड कब रिलीज होता है? अगेन जब आप क्या करोगे? बर्निंग करोगे, जब आप कंबशन करोगे। बट कंबशन में याद रखना है कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन। यानी कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप लकड़ी जला रहे हो, क्या जला रहे हो? लकड़ी जला रहे हो। स्पेशली विंटर्स में कश्मीर में हमाम हो गया या फिर बाकी हीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए। सो जब लकड़ी जलाई जाती है, अगर ये लकड़ी अच्छे से जल नहीं जाती है एंड इसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, यानी कि ये पूरी नहीं जल गई हमारे पास, इसमें इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, उस इनकम्प्लीट कंबशन के कारण ये कंटिन्यूसली धुआं रिलीज करेगा एंड वो जो धुआं होगा उसमें जहरीली गैस हमारे पास होगी, दैट इज कार्बन मोनोक्साइड। सो कार्बन मोनोक्साइड कब प्रोड्यूस होती है? इनकम्प्लीट कंबशन के कारण। एंड स्पेशली विंटर्स में जितनी भी डेथ्स होती हैं कश्मीर के अंदर, आप हर साल देखते हो कि कोई फैमिली मर गई, रीज़न होता है वहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड रिलीज होता है विंटर्स में। एंड स्पेशली विंटर्स में ये हमारे पास बेसिकली एक फिनोमिना ऑकर करती है, दैट इज नोन एज इन्वर्जन। इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ने की नीड नहीं है पोल्यूशन के अंदर। इन्वर्जन के कारण बेसिकली जो धुआं होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एट ग्राउंड लेवल ही रहता है जो हमारे पास पोल्यूशन होता है। विंटर्स में आपने देखा होगा कि धुआं जो होता है विंटर नाइट्स में वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखता है ना, बाहर फॉगी टाइप सा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्वर्जन। जो गैसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये गैस है, ये बाहर निकलना चाहता था, नॉर्मल डेज में ये गैस ऐसे जाएगा एंड इसको पेनिट्रेट करके बाहर जाएगा। बट विंटर्स में क्या होगा? इन्वर्जन ऑकर करता है, ये गैस इसको हिट करेगा, इसको यहाँ पे जगह ही नहीं मिलेगी एस्केप करने की एंड ये वापस कहाँ पे आएगा? ग्राउंड लेवल पे। एंड इसीलिए विंटर्स में जो धुआं होता है ईजिली भाग नहीं जाता है या फिर ईजिली डिस्पर्स नहीं होता है। क्लियर? So it is a product of incomplete combustion of fuel such as natural gas, coal और wood, डीजल या पेट्रोल। यानी कि कोई भी फ्यूल हो उसकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, कंप्लीट नहीं होती है। फिर कार्बन मोनोक्साइड का एक्यूट टॉक्सिसिटी में भी आप में से काफ़ी अगर डॉक्टर्स बन गए, सो जो कार्बन मोनोक्साइड होता है इसके कारण क्या होती है? एक्यूट टॉक्सिसिटी। सो हमारी बॉडी या फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड में क्या होता है हमारे पास? हीमोग्लोबिन। क्लियर? दैट इज HB। जो कार्बन मोनोक्साइड होता है इट कंबाइन्स विथ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड टू गिव कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ये क्या बनाता है? ये बनाता है COHB, दैट इज कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो कार्बन मोनोक्साइड किसके साथ जुड़ा? हीमोग्लोबिन के साथ। सो ये क्या बनाएगा? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड इसके कारण क्या होता है? जब ये कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, इसके कारण हमारे पास जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी होती है या फिर ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि हमारा ब्लड अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे पाता है। जो बॉडी पार्ट्स हैं, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, उनको अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। क्यों? रीजन बीइंग since the affinity of hemoglobin for carbon monoxide is 200 times as great as its affinity for oxygen। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोक्साइड हमारे पास है या फिर जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी जो एफिनिटी होती है वो कार्बन मोनोक्साइड के लिए 200 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इट इज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है ये किसको लव करता है? ये कार्बन मोनोक्साइड को 200 टाइम्स लव करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी कि अगर दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोक्साइड, ये है हीमोग्लोबिन, इसको बताओगे किसके साथ जाओगे? ये बोलेगा मैं जाऊंगा कार्बन मोनोक्साइड के साथ, ना कि ऑक्सीजन के साथ। जब ये कार्बन मोनोक्साइड के साथ जाएगा हीमोग्लोबिन, ये क्या बनाएगा? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो उसके कारण बेसिकली हमारा जो ब्लड है, क्लियर, उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है एंड एक बंदे की डेथ हो जाती है। एंड ये काफ़ी दर्दनाक मौत भी होती है। फिर इसीलिए यहाँ पे जो ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? एस्पाइजेशन। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं एस्पाइजेशन। सो कार्बन मोनोक्साइड है साइकोलॉजिकल एक्शन एज एस्पाइजेंट। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एस्पाइजेंट? ध्यान दीजिए, एस्पाइजेंट इज ए नॉन टॉक्सिक गैस
और मिनिमली टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक है या थोड़ी बहुत टॉक्सिक, विच डिस्प्लेसेस और रिड्यूसेस द नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्रीदिंग एयर, यानी कि जो ब्रीदिंग एयर होता है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या कर देता है, कम कर देता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इस नॉन टॉक्सिक गैस या मिनिमल नॉन टॉक्सिक गैस को हम कहते हैं एस्पाइजेंट। सो CO जो है ये एक्ट करता है एज एस्पाइजेंट। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो हार्ट है एंड लंग्स हैं वो डैमेज हो जाती है, एंड एक बंदे का लंग फेलियर या फिर हार्ट फेलियर हो जाता है, एंड वहीं पे डेथ हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन के कारण, फिर इसके कारण एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है, पर्टिकुलर टर्म्स हम यूज करते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादातर किसके साथ कंबाइन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ये इसको लव करता है कितना, 200 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये भी वैल्यू पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कितने टाइम्स, 200 टाइम्स। एंड इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एस्पाइजेशन। समझ में आया होगा। एंड किन बॉडी जो हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं किन को इफेक्ट करेगा, हार्ट एंड लंग्स। सो ये चीजें आप यहां से याद रखोगे। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे हमें जब क्लाइमेट चेंज देखनी है, शायद यूनिट नंबर 7 या 8 में, वहाँ पे हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, ये भी हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सो अभी तक हमने देखा SO2, देन हमने NOx देखा, देन हमने कार्बन मोनोऑक्साइड देखा, देन अभी हम देख रहे हैं CO2 को। सो ये सारे क्या हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। नाउ CO2 इज आल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, एवरीबडी नोज। ये हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। एंड अगेन CO2 भी कहाँ से निकलता है, कंबशन से निकलता है, बट नॉट बाय इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कंबशन से CO निकलता है, कंप्लीट कंबशन में NOx निकलता है, SO2 निकलता है, CO2 निकलता है। CO जो हमारे पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज ओनली रिलीज्ड जब इनकम्प्लीट कंबशन ओकर करती है। क्लियर? सो हमारे पास CO2 भी कंबशन से ही निकलता है। As CO2 is a major greenhouse gas, it absorbs long wave radiations like infrared rays. So ये किन को एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करता है। फिर इसी के कारण आप क्या देखते हो, इसी के कारण आप देखते हो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। आगे हमें डिटेल्ड वे में पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वहीं पे इसको हम स्टडी करेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि CO2 भी हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट। नाउ इसके बाद हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC। आपसे फुल फॉर्म भी पूछेगा, व्हाट इज CFC? सो इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है इनमें, एंड साथ में कार्बन, यानी कि कार्बन के साथ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है CH4। क्लियर? एंड एवरीबडी नोज कार्बन जो हमारे पास है उसमें कितनी वैलेंसी होती है, उसमें बेसिकली हमारे पास 4 वैलेंसी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH4। अब अगर मैं एक H यहाँ से निकालूं, मैं इसमें क्या लगाऊं, Cl। क्लियर? अच्छा, फिर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक और H यहाँ से निकालूं, उसकी जगह मैं लगाऊं क्या, F यहाँ पे। सो दिस विल बी CH2ClF। सो दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि कार्बन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी हमारे पास। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे पास होते हैं ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। एंड कहाँ से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे पास हैं हमारे घर में उससे निकलते हैं, या फिर जो जेट्स हमारे पास हैं, या फिर रॉकेट्स हमारे पास होते हैं, जेट्स। क्लियर? जेट्स जो होते हैं, क्लियर? अच्छा, जो रॉकेट्स होते हैं, क्लियर, जो लॉन्चिंग में यूज़ होते हैं जब कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है, सो उनसे ये बेसिकली निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद आपको रखना है, रेफ्रिजरेशन से, जेट से या फिर रॉकेट से आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। दीज गैसेस कंबाइन विथ फ्यू अदर गैसेस विच लीड टू रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। एंड ये बेसिकली किसका डैमेज कर देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जस्ट लाइक जो ओजोन हमारे पास है, ओजोन हो गया, अच्छा, या फिर हमारे पास हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। क्लियर? या फिर NOx हमारे पास हो गया, या फिर पैन वगैरह हमारे पास हो गया। सो अगर मैं इनकी बात करूं, ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। सो इन शॉर्ट अभी आप याद रखोगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये किसको डैमेज करते हैं, ओजोन लेयर को। अगेन ओजोन लेयर भी हमें डिटेल्ड वे में पढ़ना है। सो सारा कनेक्टेड है। आप लास्ट यूनिट से नहीं आओगे, आप पहले यूनिट से जाओगे, क्योंकि जो अभी मैं बोल रहा हूं कि ये आगे आपको पढ़ना है तब आपको समझ में आएगा, हाँ ये ऐसा यहाँ पे इन्वॉल्व है, बायो एक्यूमुलेशन, बायोडिग्रेडेशन, अच्छा, या फिर हमारे पास ओजोन लेयर, अच्छा, स्मॉग हो गया, या फिर हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। ये आपको आगे पढ़ने हैं, यहाँ से आपका बेस बन रहा है। एक तो ये वाला यूनिट भी कवर हो रहा है, साथ में आने वाले यूनिट्स जो हैं उनकी बेस भी कवर हो रही है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर,
SPM। एंड कभी कभार यहाँ पे फॉर एक सिंपली आपको बोलेगा व्हाट इज RSPM, सिंपली एक ऑब्जेक्टिव आपको देगा, बताइए RSPM क्या होता है। उस टाइम जो R हमारे पास होता है इट इज रेस्पिरेटरी, कुछ नहीं है। आर यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी, एंड एसपीएम क्या है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। सो RSPM मीन्स रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड मैटर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर ये भी हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट, एंड कभी कभार ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। नाउ इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, स्मोक के पार्टिकल, मिस्ट के पार्टिकल, फॉग के पार्टिकल। सो इसमें हमारे पास बेसिकली एरोसॉल्स का कॉन्सेप्ट आता है। पहले हम देखेंगे एरोसॉल क्या होते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, या फिर जो हमारे पास केमिस्ट्री होती थी 12th की सरफेस केमिस्ट्री, वो अब डिलीट किया गया है, उसमें आप इनको पढ़ते थे, बट 9th में तो आपने इनको पढ़ा होगा। एरोसॉल्स, एरोसॉल्स क्या होते हैं, डिस्पर्शन ऑफ स्मॉल सॉलिड्स। ध्यान दीजिए, सॉलिड में स्मोक आता है, डस्ट आता है, और लिक्विड पार्टिकल्स लाइक मिस्ट हो गया, स्प्रे हो गया, कोई स्प्रे होता है, फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए। सो इन गेशियस मीडियम। सो इन शॉर्ट ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड इन गैस या फिर लिक्विड इन गैस। सो अगर हमारे पास सॉलिड इन गैस है या फिर लिक्विड इन गैस है, सो इन सबस्टांस को या फिर इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर एरोसॉल्स। सो यही हमारे पास क्या होते हैं, एरोसॉल। सो एग्जांपल ऑफ एरोसॉल क्या है, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, ये सारे सभी हमारे पास हैं, ये सारे सभी हमारे पास एरोसॉल्स हैं। आपके बोर्ड में पूछता है व्हाट आर एरोसॉल्स। सो ये सॉलिड इन गैस हो सकते हैं, एग्जाम्पल स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, या फिर ये लिक्विड इन गैस हो सकते हैं, एग्जाम्पल मिस्ट हो गया, स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एरोसॉल्स। नाउ कभी कभार इनका साइज पूछा जाता है, बताइए साइज। सो मिस्ट जो होते हैं, मिस्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लार्जर, फिर डस्ट, फिर फॉग, फिर स्मोक, एंड स्मोक जो होता है, स्मोक एंड फ्यूम में ऑलमोस्ट इक्वल, या फिर स्मोक के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं फ्यूम के कंपैरिजन में। सो मिस्ट में साइज जो होता है पार्टिकल्स का वो बड़ा होता है, क्लियर, वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू डस्ट या फॉग हमारे पास। सो इनको हम कहते हैं एरोसॉल्स। नाउ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो हमारे पास है, ये बेसिकली इन्हीं एरोसॉल से बना हुआ होता है। इट इंक्लूड सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्मोक। सो इसमें सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट या स्मोक, या फिर लिक्विड पार्टिकल्स लाइक मिस्ट हो गया, फॉग हो गया। सो इसमें या तो सॉलिड पार्टिकल होंगे डस्ट, स्मोक, या तो लिक्विड पार्टिकल होंगे मिस्ट, फॉग, दैट कैन रिमेन सस्पेंडेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनवायरनमेंट एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इनको हम क्यों कहते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपने रूम में हूँ, अगर मैं क्या करूँगा ना, अगर मैं टॉर्च यहाँ पे डालूंगा, आप देखोगे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, क्लियर। आप क्या देखोगे, जो टेंडाल इफेक्ट आप देखते हो, क्लियर, टेंडाल इफेक्ट तो पढ़ा होगा आपने। सो आप देखोगे कि जो लाइट का बीम होगा, बीम के अलोंग आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। सो वही हमारे पास क्या होते हैं, वही हमारे पास होते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। सो ये बेसिकली सस्पेंशन में हमारे पास रहते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास सस्पेंशन में रहते हैं, इसीलिए इनको सस्पेंशन मतलब ईयर में तैरते हैं, ऐसे आप मानो। सस्पेंशन वही होता है, यानी कि सस्पेंडेड। सो ये हमारे पास क्या रहते हैं, ईयर में तैरते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। यानी कि ये नंबर ऑफ पीरियड, अगर फॉर एग्जांपल कोई सफाई वाला आ रहा है, क्लियर, उसने झाड़ू पोछा लगाया, एंड आफ्टर 4 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स अगर आप टॉर्च डालोगे, आपको वो पार्टिकल्स अभी भी एयर में दिखेंगे। उन्हीं को हम कहते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके कारण क्या होता है, हेल्थ इफेक्ट्स इंक्लूड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, यानी कि कैंसर काजिंग होते हैं, प्रीमेच्योर मोटिलिटी, प्रीमेच्योर मोटिलिटी यानी कि अर्ली डेथ्स होती हैं, फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगेन लंग ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, रिडक्शन इन विजिबिलिटी, दिखने में प्रॉब्लम, एंड साथ में ये एरो एलर्जेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको छींकें आ रही हैं, क्लियर, आपको छींकें आ रही है, आपको जो कोल्ड वगैरह है, आपको कोल्ड नहीं हुआ है, बट स्टिल आपको छींकें आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं भी बेसिकली मैं खुद एलर्जन हूँ इन चीज़ों से। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल झाड़ू पोछा लग रहा होगा, मुझे जल्दी एलर्जी हो जाती है। सो इनके कारण वो बेसिकली एलर्जी हो जाती है, किनके कारण, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के कारण। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इसमें से जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हमारे पास होता है, इसमें 2 पार्टिकल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज पर्टिकुलेट मैटर 10
एंड दूसरा हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर 2.5। एंड पर्टिकुलेट मैटर 10 या 2.5, ये जो 10 या 2.5 है ना, ये बेसिकली साइज को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे पीएम इज पर्टिकुलेट मैटर एंड फिर ये 10 या 2.5 जो है ये साइज को डिनोट कर रहा है। क्लियर, ये बेसिकली साइज को डिनोट कर रहा है। देखिए पर्टिकुलेट मैटर 10 ये हमारे पास होते हैं, इनका साइज जो होता है इट इज लेस और इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। अगर पर्टिकुलेट मैटर का साइज होगा लेस और इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर, उसको हम कहते हैं PM10। अगर इसका साइज जो होगा दैट इज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन, अगर इनका साइज होगा लेस देन 2.5 माइक्रोन, तब इनको हम कहते हैं PM2.5। क्या कहते हैं? PM2.5। नाउ जो हमारे पास ये दो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इसमें भी खतरनाक कौन सा होता है? PM2.5, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। नाउ PM2.5 की ही हम यहाँ पे बात करेंगे। साइज लेस देन 2.5 मीटर, वेरी हार्मफुल, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर ये आपकी बॉडी में इंटर कर गया, मुंह में इंटर कर गया, सो ये लंग्स जो है उनके अंदर डीपली पिनिट्रेट करता है, बहुत ज़्यादा अंदर जाता है। दे पास डीप इनटू लंग्स एंड काज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू लंग्स एंड इवन प्रीमेच्योर डेथ्स भी ओकर करती हैं। एंड ज़्यादातर दिल्ली में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन जो है वो हाई लेवल पे हमारे पास है। क्लियर, वो हमारे पास क्या है? हाई लेवल पे हमारे पास है। अच्छा, सो ये बेसिकली जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ये डीपली पिनिट्रेट करता है किधर? लंग्स के अंदर। क्लियर, फिर लंग कैंसर या फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो एक बंदे के अंदर होती हैं। सो दिस इज हमारे पास व्हाट, दिस इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एरोसॉल्स इनके साथ कनेक्टेड हैं, एंड फिर यहाँ पे आपने देखा पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कुछ होता है, PM10 होता है। सो साइज के बेस पे इनको हम बताते हैं। देखिए माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन, कितना स्मॉलर वैल्यू होता है इनका, मतलब नेकड आई से आप PM2.5 को देख भी नहीं पाओगे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास से होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास लेड। लेड भी हमारे पास क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट। एंड अभी हमने बात की जो हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर है वो बेसिकली प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारे पास एक्ट कर सकता है। नाउ लेड की अगर हम बात करें, जो लेड हमारे पास है इट इज इमिटेड फ्रॉम बैटरीज, बैटरी से निकलता है, पेट्रोल, पेंट्स या फिर हेयर डाइज। सो इन सभी से दीज आर दी सोर्स ऑफ लेड। लेड कहाँ से निकलेगा? बैटरी से। अच्छा, पुरानी बैटरी से। पेट्रोल हो गया, पैंट्स हो गए, हेयर डाइज हो गए, यहाँ से आपका क्या निकलता है? लेड। मोस्ट हजार्डस पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल्स हमारे पास होते हैं दैट इज व्हीकल्स। व्हीकल्स से हमारा क्या क्या पोल्यूशन निकलता है? CO2 निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, NOx निकलेगा, अच्छा SO2 निकलेगा, एंड लेड भी थोड़ा बहुत निकलता है। बट जो लेड होता है ना ये सबसे खतरनाक होता है। इनमें जो गाड़ी है, गाड़ी का जो धुआं है उसमें ये वाले पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, एंड मेजरली ज़्यादातर ये निकलते हैं हमारे पास। अच्छा, एंड इनमें से जो खतरनाक हमारे पास होता है, सबसे खतरनाक होता है दैट इज हमारे पास लेड, मोस्ट हजार्डस पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इफेक्ट्स चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, ये ज़्यादातर किनको इम्पैक्ट करता है? बच्चों को। क्लियर, बच्चों को ज़्यादातर इम्पैक्ट करता है। इसके कारण क्या होता है? एनीमिया, खून की कमी, फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर इवन लॉस ऑफ मेमोरी भी हो जाता है। किसके कारण? लेड के कारण। सो ये थे हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट, एंड एक और अभी हमारे पास है दैट इज VOC, दैट इज वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें क्या क्या आ जाते हैं? हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बोला। सो इसमें हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, या फिर फ्यूल वेपर की फॉर्म में हाइड्रोकार्बन आएगा, या फिर सॉल्वेंट की फॉर्म में आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल सार टॉल्वीन हो गया, बेंजीन हो गया हमारे पास। बेंजीन एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। सो ये जो टॉल्वीन, ये जो बेंजीन हमारे पास हैं, दीज आर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं स्पेशली एमंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर, जो हमारे पास सिट्रेट चेन, मतलब जो चेन वाले हैं, रिंग वाले नहीं, जो चेन वाले हैं, उनकी अगर हम बात करें, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें से जो अल्कीन्स हमारे पास हैं दे आर हार्मफुल। क्यों? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड होता है, एंड ये डबल बॉन्ड हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर, ये जल्दी बाकी चीज़ों के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। सो ये चीज़ भी एज ऑब्जेक्टिव आपको याद रखनी है। सो यहाँ तक आपने क्या देखे? प्राइमरी पोल्यूटेंट। सो आपने क्या क्या देखा? अच्छा, NOx आपने देखा, SO2 आपने देखा, फिर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड देखा, कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा, फिर आपने
पर्टिकुलर मैटर देखा यहाँ पे। अच्छा, फिर पर्टिकुलर मैटर में आपने एरोसॉल वगैरह देखे। अच्छा, फिर आपने देखा इसमें PM10, PM2.5 आपने देखा, एंड यहाँ पे VOC आपने देखा, एंड जो भी चीज़ें यहाँ तक आपने देखी दे आल, या फिर लेड आपने देखा। सो जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास थी वो हमने स्टडी की एज प्राइमरी पोल्यूटेंट। सो ये हमारे क्या थे, प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब आ जाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के ऊपर। देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, अभी हमने कहा स्टार्टिंग में ही कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं ये खुद से अवेलेबल नहीं होते हैं नेचर के अंदर। ये कैसे आ जाते हैं, थ्रू केमिकल रिएक्शंस। क्लियर, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। सो दीज आर फॉर्मड इन एटमॉस्फेयर थ्रू केमिकल रिएक्शंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड अदर एटमॉस्फेयर कंपोनेंट्स ऑफन कैटालाइज्ड बाय सनलाइट। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस ऑकर करती हैं हमारे पास। समझ में आ रहा होगा। सो ये खुद से नहीं बनते हैं बल्कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं बाकियों के साथ, या फिर बाकी पोल्यूटेंट्स के साथ, या फिर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड वहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या एग्जाम्पल है, ओजोन हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, स्मॉग हो गया, अच्छा H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, पेन हो गया, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, या फिर फॉर्मल्डिहाइड हो गया। सो ये सभी हमारे पास हैं। HCHO इस फॉर्मल्डिहाइड, जो पहला कंपाउंड या फिर पहला मेंबर होता है किनका, एल्डिहाइड्स का, HCHO। सो ये भी एक पोल्यूटेंट हमारे पास होता है। एंड कौन सा पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो ओजोन, स्मॉग, H2SO4, पेन एंड HCHO, सभी को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओजोन वगैरह जो है या फिर स्मॉग जो है, इनको आगे हमें डिटेल में पढ़ना है ना। ओजोन की अगर आप बात करोगे, इट ऑकर्स नेचुरली इन स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखिएगा, यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है कि ओजोन तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। जो अलग अलग लेयर्स हमारे पास हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। सो जो ओजोन हमारे पास है ये कौन सी लेयर के अंदर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। एंड इसका काम क्या होता है, ये ऐसी एक लेयर होती है। इसका काम क्या होता है, जो यूवी रेज सन से आ रही हैं उनको ब्लॉक करना। क्लियर, उनको ब्लॉक करना। आगे आपको डीपली पढ़ना है उनको, कौन सी यूवी रेज हमारे पास हैं। सो इट ऑकर्स नेचुरली इन स्ट्रेटोस्फीयर। फिर ये कैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाता है, ध्यान दीजिए। हाउ एवर ओजोन प्रेजेंट एट ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल पे होगा, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे मतलब हमसे कुछ ही किलोमीटर या कुछ ही मीटर दूर जो ओजोन होता है, दिस ओजोन जो ग्राउंड लेवल्स पे होता है, इट इज पोल्यूटेंट। जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में होगा दैट इज नॉन पोल्यूटेंट, वो एक शील्ड की तरह एक्ट करता है। क्लियर, एंड इसके सोर्स क्या है, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। किसकी बात करेंगे, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन की। नाउ देखिए सोर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। पहले सिंपल सी हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड सोर्स हमारे पास। नाउ नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें, जो नेचुरली हमारे पास पोल्यूटेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल वॉल्केनो से क्या निकलेगा, बाय नेचर SO2 निकलता है। मतलब इसमें हमारा ह्यूमंस का कोई भी हाथ नहीं है। कोई वॉल्केनो फटा तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट SO2 निकलेगा। अच्छा, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, एंड जनरली जो USA के फॉरेस्टर्स होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट हर साल जो आग है वो लग जाती है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैल जाती है। उसके कारण क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। सो ये आग भी बाय नेचुरली लग जाती है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, नीचे सूखा पड़ जाता है, बारिशें नहीं होती हैं। जब सूखा पड़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया 40 डिग्री 50 डिग्री, आग जो है वो जंगल में बाय नेचुरली लग जाती है। सो दीज आर, यहाँ से जो CO निकलेगा, यहाँ से जो SO2 निकलेगा, या फिर डस्ट, धुआं, मतलब विंड आ गया, विंड के कारण डस्ट ब्लो होता है, या फिर स्टॉर्म आ गया उसके कारण जो डस्ट ब्लो होता है। सो इन शॉर्ट आप कहोगे ये नेचुरल सोर्स हमारे पास है। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोजेनिक सोर्स या फिर मैन मेड। सो याद रखिएगा, मैन मेड को हम क्या कहते हैं साथ में, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। नाउ दीज आर दो सोर्स विच आर क्रिएटेड बाय मैन हिमसेल्फ। क्या क्या, कंबशन ऑफ फ्यूल्स हमारे पास। अच्छा, हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्यूल्स का कंबशन करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं हम। क्लियर, गाड़ी के कारण फिर वहाँ से वहीक्यूलर इमिशन होकर कर रहा है, धुआं उड़ रहा है, उसमें CO2 होगा, SO2 होगा, NO2 होगा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, DDT यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से मीथेन का प्रोडक्शन हो सकता है, फिर थर्मल पावर प्लांट से SO2 निकलेगा, इंडस्ट्रीज़ में हम कोल वगैरह जला रहे हैं। सो ये सभी क्या है, मैन मेड।
सो दीज आर नेचुरल सोर्स। सो सिंपल सी बात है, आम सी मतलब बात है, किसी भी बंदे को समझ आएगी नेचुरल सोर्स की एग्जाम्पल एंड मैन मेड। नेक्स्ट इज पॉइंट सोर्स एंड मोबाइल सोर्स। पॉइंट सोर्स एंड मोबाइल सोर्स, ध्यान दीजिए। पॉइंट सिंपली आपको समझ आ रहा है, कोई फिक्स्ड पॉइंट है। मोबाइल चल रहा है हमारे पास, सो सेम यहां पे भी होता है। फिक्स्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कोई घर है हमारे पास, कोई घर है हमारे पास, या फिर कोई इंडस्ट्री है, आपने इंडस्ट्री बनाई फॉर एग्जांपल श्रीनगर में। क्या ये इंडस्ट्री आज अगर हमने श्रीनगर में बनाई, क्या ये चल के जम्मू जाएगी? जी नहीं। नाउ ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से धुआं निकलेगा। सो देयरफॉर यहाँ से जो पोल्यूशन निकल रहा है, सो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। क्लियर? यहाँ से ये बन रहा है हमारे पास पॉइंट सोर्स। अच्छा, फिर हमारे पास कार है, हमारे पास क्या है? कार है, गाड़ी है हमारे पास। अच्छा, ये कार जो है ये श्रीनगर से जम्मू जाएगी। किधर जाएगी? श्रीनगर से जम्मू जाएगी। एंड रास्ते में ये कंटिन्यूसली क्या करेगी? ये बेसिकली वहीक्यूलर इमिशन करेगी, धुआं लीकेज करेगी, उससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। सो बताइए ये हमारे पास कौन सा सोर्स बनेगा? ये मोबाइल सोर्स बनेगा। सो जो हमारे पास कार्स वगैरह होती हैं, जेट्स होते हैं, एयरप्लेन प्लेन्स होते हैं, या फिर हमारे पास ट्रेन्स वगैरह होती हैं। क्लियर? सो उनके कारण बेसिकली हमारे पास एंड मतलब वो हमारे पास कौन से सोर्स बनते हैं? वो हमारे पास मोबाइल सोर्स बनते हैं। पोल्यूशन तो मतलब दोनों से क्रिएट हो रहा है, बट ये हमारे पास मोबाइल सोर्स बन रहे हैं, यानी कि एक जगह से ये दूसरी जगह जा रहे हैं एंड पोल्यूशन जो है उसको कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं। पॉइंट सोर्स जो फिक्स्ड जगह पे है, या फिर मतलब आपका घर है, क्लियर, आपके घर में फायर प्लेस तो होगी या फिर हमाम वगैरह तो होगा, उससे जो पोल्यूशन निकल रहा है वो कौन सा सोर्स बन रहा है? दैट इज पॉइंट सोर्स। सो पढ़िए डेफिनेशन। पॉइंट सोर्स आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होते हैं, सिंगल लोकेशन इमिटर। एग्जांपल इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, या फिर रिफाइनरीज हमारे पास। क्लियर? या फिर रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी हमारे पास। क्लियर? हाल ही में आपने जंग देखा। क्लियर? वहाँ पे आपने देखा गल्फ कंट्रीज में ऑयल रिफाइनरीज को डैमेज किया जा रहा था, वहाँ से पोल्यूशन निकल रहा था। सो वो ऑयल रिफाइनरीज कौन से सोर्स बन रहे थे? पॉइंट सोर्स। क्लियर? फिर मोबाइल सोर्स में, मोबाइल सोर्स इंक्लूड ऑल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स एंड मशीनरीज। अच्छा, विच मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो इनको हम कौन सा सोर्स कहते हैं? दीज आर मोबाइल सोर्स। ये हमारे मोबाइल सोर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज एरिया सोर्स एंड लाइन सोर्स। नाउ एरिया सोर्स की अगर हम बात करें, एरिया सोर्स जो हमारे पास हैं ये बेसिकली स्मॉल इमिटर्स होते हैं, बट इंडिविजुअली इनका जो इफेक्ट है वो काफ़ी लार्ज बन जाता है, वो काफ़ी लार्ज बन जाता है। फॉर एग्जांपल एरिया सोर्स कैसे मैं आपको समझाऊं? फॉर एग्जांपल कोई कॉलोनी हमारे पास है। क्लियर? कोई कॉलोनी हमारे पास है, इस कॉलोनी में 1 2 3 4 लेट इसमें हमारे पास 100 होम्स हैं। कितने घर हैं कॉलोनी के अंदर? 100 होम्स हमारे पास। नाउ हर एक घर में बेसिकली फायर प्लेस होगी, चिमनी होगी, सो यहाँ से धुआं निकल रहा होगा। एक घर तो देखिए, पहले आप समझिए, एक घर काफ़ी छोटा है, बट जब इतने ढेर सारे घर मिल जाएंगे, एक घर से जो पोल्यूशन निकल रहा था वो काफ़ी कम निकल रहा था, काफ़ी कम इमिट कर रहा था। बट यहाँ पे जब ढेर सारे घर मिल जाएंगे, उसके कारण क्यूमुलेटिव इफेक्ट बढ़ेगा, या फिर इंडिविजुअली ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। सो इन्हीं को हम कहते हैं एरिया सोर्स। क्या कहते हैं? एरिया सोर्स। लाइन सोर्स की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे एक जेट फ्लाई कर रहा है, आपने देखा होगा, जो जब जेट फ्लाई करता है वो पीछे धुआं क्रिएट करता है एक स्ट्रेट लाइन में। सो इसको हम कहते हैं दिस इज लीनियर सोर्स। ये जो जेट है ये इस टाइम क्या बन रहा है? ये लीनियर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन बन रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल इससे बेस्ट याद रखिए। देखिए, एरिया सोर्स कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल इमिटर्स। सो इसमें काफ़ी स्मॉल इमिटर्स आते हैं दैट आर इंडिविजुअली माइनर बट क्यूमुलेटिव सिग्निफिकेंट। सो इंडिविजुअली उनका तो इतना इम्पैक्ट नहीं है। एक घर, फॉर एग्जांपल हमारा घर है, आपका घर होगा, एक घर से उतना पोल्यूशन तो नहीं निकल रहा है, बट अगर आप पूरी पॉपुलेशन को देखोगे, जे&के की पूरी पॉपुलेशन, फिर कितने घर होंगे, फिर कितने घरों से कितना धुआं निकल रहा होगा। सो वो कंबाइनली हमारा क्या बन जाता है? एरिया सोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं? रेजिडेंशियल सोर्स, फॉर एग्जांपल फायर प्लेस, हीटिंग या कूलिंग यूनिट हमारे घर में लगे होते हैं, उनसे जो पोल्यूशन निकलेगा। फिर स्मॉल इंडस्ट्रियल सोर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज से भी जो धुआं निकलेगा, लाइक ड्राई क्लीनर या प्रिंट शॉप्स। वेस्ट सोर्स या फिर लैंडफिल हमारे पास, श्रीनगर में आपने लैंडफिल देखी होगी, मे बी अगर आपने विजिट किया होगा आंचार साइड,
आंचार साइड यानी कि सोरा वगैरह अगर आपने विजिट किया होगा, वहाँ पे लैंड फिल्स हमारे पास हैं। देखिए दिस इज दी लैंड फिल। क्लियर। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है श्रीनगर सिटी का फॉर एग्जांपल हमारे पास, इसको इधर डंप किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, डंप किया जाता है इधर। बट इन लैंड फिल से भी अलग अलग गैसेस फिर रिलीज होते हैं। CH4 हो गया, अच्छा H2S हो गया, अच्छा CO2 हो गया, वो भी यहाँ से बेसिकली रिलीज होते हैं। बट उनका इतना इंडिविजुअली इस एक का उतना मतलब इफेक्ट नहीं होगा। फिर अगर आप सारे JNK के लैंड फिल्स कंबाइन करोगे तो उनका अच्छा खासा रोल होगा। इसी हिसाब से एग्रीकल्चरल सोर्स या फिर पेस्टिसाइड, सो ये हमारे एरिया सोर्स आते हैं। समझ में आया होगा। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरिया सोर्स जो मैंने आपको ऊपर दी। नाउ लाइन सोर्स में आपने क्या समझा, लाइन सोर्स आर डिफाइंड बाय इमिशन सेपरेट और नैरो या लीनियर बेल्ट। देखिए जैसे लीनियर मोशन होता है हमारे पास अलोंग स्ट्रेट लाइन, सो बट ये ओकर करता है लॉन्गर डिस्टेंस पे। सो जेट निकला यहां से, कश्मीर से जेट निकला, ये पहुंचा बेंगलोर। सो ये एक स्ट्रेट लाइन में फॉर एग्जांपल हमारे पास चला, या फिर जिस भी पाथ में ये घूमा, नैरो बेल्ट में घूमा, सो अपने साथ ये धुआं क्रिएट करता जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में या फिर एक नैरो बेल्ट में। इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर सोर्स। सो ये जेट क्या बना, लीनियर सोर्स हमारे पास। एग्जाम्पल हमारे पास सिंपली व्हीकल एग्जॉस्ट ऑन हाईवेज, रोड्स या फिर एयरक्राफ्ट इमिशन। सो ये हमारे पास हो गए लाइन सोर्स। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, मे बी और 30 मिनट्स। मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए एयर पोल्यूशन को आप कैसे मेजर करते हो, दो टर्म्स का हम यूज करते हैं या फिर दो मेजरमेंट्स का हम यूज करते हैं। वन इज कंसंट्रेशन का मेजरमेंट हम लेंगे, दूसरा साइज का मेजरमेंट हम लेंगे। जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स की, फॉर एग्जांपल उसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। दैट इज μg पर मीटर क्यूब, दैट इज माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर ppm, और ppm को ही हम बोलते हैं mg पर लीटर। सो दो तरीके से आप एक पोल्यूटेंट को मेजर करते हो, या तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब उसकी कंसंट्रेशन, या फिर ppm की टर्म्स में आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन। दिस इज फॉर कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन को हम, यानी कि पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन एयर में कितना CO2 है उसकी कंसंट्रेशन आप या तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में नापोगे या तो ppm में नापोगे। फिर साइज हमारे पास, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलेट मैटर या फिर डस्ट पार्टिकल, साइज जो हमारे पास होता है दैट इज इन माइक्रोमीटर या फिर माइक्रॉन। सो माइक्रोमीटर एंड यहाँ पे ppm या फिर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। सो याद रखना है ये हमारे पास यूनिट्स यूज होते हैं एयर पोल्यूशन के मेजरमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट। नाउ ये नया टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट। नाउ सिंपली अभी तक जो आपने मेजर पोल्यूटेंट्स पढ़े उन्हीं को हम कहते हैं क्राइटेरिया पोल्यूटेंट। सो सिंपल सी बात है, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स आर दोस पोल्यूटेंट्स फॉर विच एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर सेट। जो भी हमारे पास मेजर पोल्यूटेंट्स थे लाइक पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, लेड, सो ये सभी जो हैं दीज आर मेजर पोल्यूटेंट्स एंड इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, जिनके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जिनके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अच्छा आप देखते हो ना, बताया जाता है ना, अभी मतलब रिपोर्ट आती है हर साल की, दिल्ली जो है, दिल्ली हो गया या फिर पाकिस्तान की कोई सिटी, क्योंकि ज़्यादातर पोल्यूशन जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान में ही है। अच्छा दिल्ली जो हमारे पास हो गया, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली ज़्यादातर ऑलमोस्ट हमेशा टॉप 10 सिटीज़ में रहती है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। ये कैसे नापा जाता है कि दिल्ली इज़ दी वर्स्ट, मतलब वर्स्ट सिटी टू लिव इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। बेसिकली यहाँ पे कुछ इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, लाइक एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे पास, AQI हमारे पास, क्लियर, AQI दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। नाउ ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बेसिकली इन पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करता है एंड फिर एक चार्ट दे देता है कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी, इसकी इतनी, एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट रखे जाते हैं कि इतना एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर, अगर इतना एक्सीड हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड में पास या फेल के लिए 33 मार्क्स जो है इसको स्टैंडर्ड रखा गया है। जो 33 के बिलो आएगा वो फेल, जो 33 के अबो जाएगा वो पास, दैट इज पास, दैट इज फेल। यहाँ पे सिमिलरली जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, यानी कि अगर ये पोल्यूटेंट इतने % एक्सीड कर गया या इतने ppm एक्सीड कर गया, सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये खतरनाक बन सकता है। सो इसीलिए क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स जो हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट या मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं। अच्छा, जिनके लिए क्वालिटी जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं। आगे आप पढ़ोगे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सो इनके लिए एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, इसी लेक्चर में आप पढ़ोगे। सो ये हो गए क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स। नाउ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपके बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, क्राइटेरिया
पोल्यूटेंट्स जो हमारे पास हैं इनकी इंपॉर्टेंस। पहला, बेसिस फॉर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हम निकालते हैं कंट्री के अंदर या फिर WHO के द्वारा, WHO भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, या फिर इंडिया में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी अपने क्वालिटी या फिर अपने स्टैंडर्ड बताता है, ये भी अपने स्टैंडर्ड बताता है कि इतना इतना ये जो पोल्यूटेंट है इतना एक्सीड हुआ। सो पहली बात, जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हमारे पास हैं दे बिकम बेसिस फॉर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। सो इनकी वजह से हम स्टैंडर्ड सेट कर पाते हैं। सो गवर्नमेंट सेट परमिसिबल लिमिट फॉर दीज पोल्यूटेंट्स, यानी कि ये पोल्यूटेंट्स इतनी लिमिट को एक्सीड नहीं करने चाहिए। फिर इन इंडिया स्टैंडर्ड्स आर सेट बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। क्लियर? सो आगे हम देखेंगे जब हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में, या फिर जब इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन आपका यूनिट है वहाँ पे हमें डिटेल में देखना है कि कैसे CPCB बना या फिर किस एक्ट के तहत ये हमारा बना। सो ये तो पहली बात कि जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है इनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर पाते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी, ये 2 पॉइंट्स बेसिकली रिलेवेंट है। जो अभी मैं बोल रहा था कि एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आप सेट करोगे, फॉर एग्जांपल आप क्या नापते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको हम मैथमेटिकली मेजर करते हैं, फिर इसके बेस पे हम एक चार्ट दे देते हैं। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पे कैटेगरी, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 इसका रेंज है, वैल्यू है, सो इट इज गुड। 51 to 100 इट इज सेटिस्फैक्ट्री। 101 to 200 ये वैल्यूज आप याद रखें, इसके जो वैल्यूज है ना ये आप याद रखें, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, अभी बता रहा हूँ। अच्छा, 101 and 200 सो मॉडरेट। 201 to 300 अगर वैल्यू आ रहा है AQI का, सो इट इज पुअर। 301 to 400 सो इट इज वेरी पुअर। 401 to 500 इट इज वेरी सीवियर हमारे पास। एंड यहाँ पे आप कलर कोडिंग भी देखिए कि कलर कैसे चेंज हो रहा है। जो ग्रीन हमारे पास है दैट इज गुड, अगर ग्रीन कलर आ रहा है, कलर कोडिंग भी यहाँ पे दी गई है। अगर हमारे पास डार्क रेड आ रहा है सो ये सीवियर है एंड हमारे लिए खतरा है, आपको बताया जाएगा कि आप शहर को छोड़ के चले जाएं। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एयर क्वालिटी वहाँ पे खराब हुई होगी, एंड जैसा दिल्ली में हो रहा है अभी के टाइम। सो मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, इन्हीं पोल्यूटेंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, नापते हैं। AQI helps people understand whether air is good, moderate या hazardous। कोई भी बंदा, आपके फ़ोन में भी आता होगा, अगर आपने ऐप देखी होगी आपके फ़ोन में भी आता होगा कि अभी के टाइम जो एयर की क्वालिटी है वो इतनी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, आपको वैल्यू आ रहा होगा कंटिन्यूसली मोबाइल पे, आप चेक करिएगा, आप भी देखिएगा। सो वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि एयर की क्वालिटी ऐसी है। सो अगर वेरी पुअर है, सीवियर है, सो आपको बताया जाएगा, या फिर आप खुद समझोगे, मतलब आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे कि एयर की हालत जो है वो बाहर खतरनाक है। अगर मैं बाहर निकलूंगा सो मुझे, मेरी बॉडी में पोल्यूटेंट्स एंटर करेंगे, मुझे लंग कैंसर हो सकता है, या फिर और मतलब एस्मा हो सकता है, दैट इज अस्थमा जिसको बोला जाता है आम भाषा में, दैट इज एस्मा। सो हो सकता है, या फिर और लंग्स का ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑकर कर सकता है। सो इससे लोगों को बेसिकली ये आइडिया मिल जाता है। सो ये इसके फायदे हैं। सो पहला फायदा क्या था, या इंपॉर्टेंस, बेसिस फॉर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। सो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हम मेजर कर पाते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, बेसिकली अगेन इन्हीं क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स की हेल्प से। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। These pollutants are directly linked to disease like asthma, या फिर जिसको एस्मा बोला जाता है, लंग इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज। सो अभी जो आपने क्राइटेरिया पोल्यूटेंट देखे, इन्हीं के कारण ये सब बीमारियां जो हैं या फिर ये सब हेल्थ इफेक्ट्स ऑकर करते हैं। मॉनिटरिंग क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हेल्प अस टू रिड्यूस दीज हेल्थ रिस्क्स। अगर हम कंटिन्यूअसली इन पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर करेंगे, इसलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि इन्वायरमेंट में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी जॉब्स होती हैं, सो वो लोग ये होते हैं जो इनको मॉनिटर करके रखते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं, और बाकी होते हैं असिस्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी JNK में फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, एंड मैं उसका कोर्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एंड उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो एस्पिरेंट्स हमारे हैं ऑलमोस्ट 90% बाय गारंटी हमारे सेलेक्ट होंगे डेफिनेटली। सो वैसे जॉब्स जो हैं वो फिर ईयर का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। उन जॉब्स में उनका प्राइमरी जॉब है ईयर क्वालिटी को मेंटेन करना, या फिर हमारे अराउंड जो पोल्यूशन है मतलब उस पर ध्यान रखना। सो उसके लिए उनको पे किया जाता है वेरी हाई स्केल पे। मॉनिटरिंग क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हेल्प अस टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क्स। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या करना है, लोगों को हेल्थ रिस्क से बचाना है। सो देयरफॉर उन पोल्यूटेंट्स को क्या करना है, उनको कंटिन्यूअसली ट्रेस करना है, उनको देखना है कि इनकी लेवल कितनी बढ़ रही है। फिर
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे? एसिड रेन से बचा सकते हैं, स्मॉग से, या फिर क्लाइमेट चेंज होने से हम बचा सकते हैं। किनकी हेल्प से? अगर हम कंटिन्यूअसली क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर करें। फिर पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशन, जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल, दिल्ली में हाई लेवल पे पोल्यूशन है। सो जो हमारे पास गवर्नमेंट है या फिर इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, बाकी जो भी जुड़े हैं इस फील्ड में, सो वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। अच्छा, या फिर पॉलिसी लाते हैं, फिर उसको एक्ट बनाया जाता है, क्लियर। फिर मतलब ताकि अगर कोई भी उसको वायलेट करे उसको पनिश किया जाएगा। देखिए, सो 7 वेज टू कर्ब एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, मतलब ये मतलब यहाँ पे मतलब लाया जाता है। अच्छा, ताकि मतलब ये जो रूल्स हैं ये बनाए जाए वहाँ पे। सो ये रूल्स आप कैसे बनाओगे? जब आप बेसिकली क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करोगे, आपके पास डेटा होगा। सो गवर्नमेंट यूज डेटा ऑन दीज पोल्यूटेंट्स, जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है, तो फ्रेम इन्वायरमेंटल लॉ। आप इन्वायरमेंटल कानून बनाओगे। अगर किसी ने ब्रेक किया, अगर किसी ने पुरानी गाड़ी चलाई, उसको जेल में डाला जाएगा। रेगुलेट इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, जैसे J&K में फॉर एग्जांपल, अगर 2008 से पहले कोई गाड़ी होगी एंड कोई बंदा उसको चला रहा होगा, उसको जेल होगा, क्लियर। फिर इंप्लीमेंट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, सो अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो हैं उनको इंप्लीमेंट करना है। सो ये जो पॉलिसी मेकिंग या रेगुलेशन है, किसकी हेल्प से आप करोगे? क्राइटेरिया पोल्यूटेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज पब्लिक अवेयरनेस। सो आपको क्या करना है? आपको लोगों को अवेयर करना है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मतलब मैं इन्वायरमेंट की फील्ड से जुड़ा हूँ, आप नहीं हो फॉर एग्जांपल जुड़े, या आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स, उनके मोबाइल में आता है कि एयर क्वालिटी बाहर ख़राब है, उनको समझ में आएगा, या फिर उनके फ़ोन में मैसेज आएगा, टेलीविज़न पे न्यूज़ दी जाएगी, क्लियर। सो एंड बताया जाएगा अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स के थ्रू कि कौन से लोग जो हैं वो रिस्क पे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर है, उनके द्वारा मतलब प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं कि पीपल एट रिस्क फ्रॉम एयर पोल्यूशन, कौन कौन से लोग रिस्क पे हैं, एंड यहाँ पे कैटेगरीज बनाई जाती हैं। फिर हमारे पास, या फिर हाउ टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम एयर पोल्यूशन, आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपने आप को पोल्यूशन से बचा सकते हो। सो इसको हम कहते हैं पब्लिक अवेयरनेस। सो अगेन ये जो अवेयरनेस है ये कब फैलेगी? जब हमारे पास क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स जो है उनको मॉनिटर किया जाएगा। सो डेली AQI रिपोर्ट्स based on criteria pollutants inform people about when to avoid outdoor activity या फिर when pollution levels are dangerous, यानी कि लोगों को बताया जाता है दिल्ली में पर्टिकुलरली कि इस टाइम आप बाहर ना निकलें, क्लियर। सुबह 6 बजे से मतलब दोपहर के 2-3 तक आप बाहर ना निकलें, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो पीक पे होता है। सो दिस इज पब्लिक अवेयरनेस। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड अर्बन प्लानिंग। सो यही क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हमें इंडस्ट्रियल एंड अर्बन प्लानिंग के अंदर हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये हमें हेल्प करते हैं कि हमें जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे बनानी है। देखिए जनरली होता क्या है, जब टाउन प्लानिंग होती है, टाउन प्लानिंग में क्या होता है, जो ये आपको दिख रहा है फॉर एग्जांपल दिस इज इंडस्ट्रियल रीजन, ये हमारे पास है इंडस्ट्रियल रीजन, बीच में हमारे पास ग्रीनरी होती है। क्या होती है? ग्रीनरी। फिर यहाँ से हमारे पास होता है रेजिडेंशियल एरिया। किसी भी सिटी में ऐसे टाउन प्लानिंग की जाती है कि इंडस्ट्रीज को इस रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखना है, एंड बीच में डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? ग्रीनरी, जो बेसिकली इस एयर पोल्यूशन को जो इंडस्ट्री से निकलेगा उसको रिड्यूस करेगा एंड उसको यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में आने नहीं देगा। सो इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एंड अर्बन प्लानिंग। ये भी हम कैसे करते हैं? ये भी हम करते हैं विद दी हेल्प ऑफ या फिर विद दी नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स, क्लियर। सो एक साइड से इंडस्ट्रीज को अलग रखा जाता है। आप कभी नहीं देखोगे कि मेन सिटी में कोई इंडस्ट्री चल रही होगी, उसको अलग दूर लिया जाता है, एंड बीच में डेफिनेटली ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रीन एरिया होना चाहिए, ताकि जो पोल्यूशन क्रिएट होगा वो एब्जॉर्ब होगा वहीं पे। समझ में आ रहा होगा? सो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? विद दी हेल्प ऑफ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स। नाउ इसके बेस पे कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, क्लियर। देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये आप याद ना रखें, इसको आप स्किप ही करें, बट अच्छा एक पॉइंट याद रखें कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है इसमें कौन से पोल्यूटेंट को नापा जाता है? PM 2.5। सो एक वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट आती है जिसमें मेंशन किया जाता है कि ये जो कंट्री है ये इस नंबर पे है पोल्यूशन में, ये इस नंबर पे है, ये सिटी इस नंबर पे है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स बाय CPCB, ये इंडिया की तरफ से आता है। ये जो रिपोर्ट है ये पूरे वर्ल्ड के लिए जारी होती है, जैसे रैंकिंग आती है क्रिकेट में कि विराट कोहली नंबर 1 पे, 2 पे, फलाना प्लेयर, ऐसे ऐसे। सो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऐसे आती हैं, एंड वो जनरली पर्टिकुलेट मैटर 2.5 को कंसिडर करते हैं रिपोर्ट बनाते टाइम। अच्छा, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बाय CPCB। अच्छा, जैसे
फॉर एग्जांपल जो रैंकिंग बनाई जाती है क्रिकेट में, वो किस बेस पे बनाई जाती है कि कितने रन मारे, सेंचुरीज कितनी मारी, 50s कितनी मारी, एंड किस अपोनेंट के खिलाफ मारे। ऐसा नहीं कि वीकर साइड के खिलाफ रन बना रहा है। अच्छा, सो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद रैंकिंग बनाई जाती है। सो इस हिसाब से यहाँ पे इस रिपोर्ट में इस पोल्यूटेंट को देखा जाता है कि किस कंट्री में ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सो वो ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, उसको हम कहेंगे कि ये ज़्यादा हमारे पास पोल्यूटेड है। नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बाय CPCB। सो इसको आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ इसमें बेसिकली 8 पोल्यूटेंट्स को कंसिडर किया जाता है। 8 पोल्यूटेंट है। कौन कौन सा? NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM2.5, PM10, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ओजोन, अमोनिया, ये सारे आपको याद रखने हैं। क्लियर? 8 पोल्यूटेंट्स हैं, 8 के 8 आपको याद रखने हैं। नाउ ट्रिक है इसके लिए, आप कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रखोगे, नो PM is so cool to play PUBG in zone without ammo। PUBG मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स ने खेली होगी, मैंने कभी नहीं खेली है। नो PM is so cool to play PUBG in zone without ammo। पबजी में क्या होता है? पबजी में आपने देखा होगा कि मतलब वहाँ पे गन चलते हैं, गेम के अंदर वहाँ पे गन चलाए जाते हैं, एम्यूनेशन चलाया जाता है। सो इस हिसाब से आप याद रखें, लाइन आप याद रखें, नो PM इज सो कूल, इनकी कोई भी PM कूल नहीं है टू प्ले PUBG इन जोन विदाउट एमो। इनकी जो PM है वो PUBG जोन में एम्यूनेशन के बगैर या पिस्टल के बगैर या गन के बगैर खेल ही नहीं पाएगा। PUBG में आपको गन चाहिए, तब आप अपने अपोनेंट को मारोगे। अगर आपके पास गन नहीं होगा, एम्यूनेशन नहीं होगा, आप अपने अपोनेंट को नहीं मारोगे। सो नो PM इज सो कूल टू प्ले PUBG इन जोन विदाउट एमो, ये आप याद रखोगे। इससे आपको ये याद रहेगा, मतलब हमेशा के लिए। आप इस लाइन को 3-4 बार रिवाइज करो, ये सारे पोल्यूटेंट्स आपको याद रहेंगे। कैसे? नो PM, सो NO2, PM 2.5, 10, सो कूल दैट इज SO2, कूल का CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, टू प्ले PUBG PB दैट इज लेड, जोन मतलब ओजोन। अच्छा, विदाउट एमो मतलब अमोनिया। सो ये ट्रिक आप याद रखोगे, नो PM इज सो कूल टू प्ले PUBG इन जोन विदाउट एमो। सो ये सारे 8 पोल्यूटेंट्स आपको याद रहेंगे कि जो AQI ये वाली रिपोर्ट ये जो बनाई जाती है कि कौन सी सिटी ज़्यादा पोल्यूटेड है, फिर ये रिपोर्ट आती है, या फिर आपके एरिया में अभी AQI कितना है, वो बेसिकली ऐसे इन पोल्यूटेंट्स को लेके नापा जाता है। इन पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन देखी जाती है, फिर एक कंबाइंड चार्ट आपको ऐसे दिखता है। क्लियर? इस चार्ट को आपको याद रखना है। क्लियर? एंड ये जो चार्ट है या फिर ये जो AQI हमारे पास है, ये किस बेस पे है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। इट यूजेस 1 नंबर, देखिए नंबर यहाँ पे यूज हुआ है, 1 कलर, अलग अलग कलर्स हमारे पास, 1 डिस्क्रिप्शन, ये रहा डिस्क्रिप्शन। सो 3 चीज़ें, 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन इसमें यूज में लाया जाता है। क्लियर? सो 8 पोल्यूटेंट्स इसमें लिए जाते हैं। अच्छा, इनको मेजर किया जाता है, फिर ये रिपोर्ट या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया जाता है। क्लियर? एंड फिर फॉर एग्जाम्पल वेरी पुअर, अगर वेरी पुअर आपकी जो एयर क्वालिटी है आपके एरिया में वो वेरी पुअर है, मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा 301 to 400। फॉर एग्जांपल अगर 250 वैल्यू है AQI का, बताइए किस में लाई करेगा? इसमें, यानी कि पुअर में लाई करेगा 201 to 300। सो इस हिसाब से आप बता पाओगे आपके एरिया में एयर क्वालिटी कैसी है। क्लियर? किसकी हेल्प से? AQI की हेल्प से। एंड इसमें कितने पोल्यूटेंट्स लिए जाते हैं? 8। कौन से? ये मैंने आपको ट्रिक से बताया। नेक्स्ट हमारे पास है NOx, दैट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। सो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। NOx, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। नाउ इसमें टोटल 12 पोल्यूटेंट्स लिए जाते हैं। ये रहे पोल्यूटेंट्स, एंड फिर यहाँ पे इनका डेटा दिया जाता है कि एनुअली इतना होना चाहिए। अच्छा, 24 आवर्स में इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ये टेबल आपको याद नहीं रखना है, ये हायर एग्जाम्स में लगता है आपके बोर्ड के लिए, मतलब इतना नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, ये हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है ये टेबल। सो एक टेबल दिया जाता है। क्लियर? एक टेबल दिया जाता है किनके द्वारा? CPCB के द्वारा। एंड यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि 24 आवर्स में कितना SO2 कंसंट्रेशन आपके एरिया में होना चाहिए, एंड फिर एनुअली ईयरली कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, एंड कितने पोल्यूटेंट्स को यहाँ पे लिया जाता है? 12। अच्छा, AQI में कितने पोल्यूटेंट्स थे? 8 पोल्यूटेंट्स की बेस पे हम रिपोर्ट बनाते हैं। यहाँ पे जो NOx है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये 12 पोल्यूटेंट्स को लेता है, इन्हीं को मॉनिटर करता है। नाउ इसमें एडिशनल क्या है? एक तो NOx,
एक तो हमारे पास AQI के 8 पोल्यूटेंट्स जो मैंने आपको बोले, ट्रिक से आप याद रखोगे। उसके अलावा यहाँ पे बेंजीन लिया जाता है, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक एंड निकल। सो इन 4 को भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। सो ईयर क्वालिटी, नेशनल ईयर क्वालिटी इंडेक्स में इन 4 को ऐड किया जाता है एंड हमारे पास रिपोर्ट बनती है किसकी, नाक्स की। सो इसमें टोटल 12 पोल्यूटेंट्स हैं। लिमिट्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक आउटडोर पोल्यूटेंट सेट बाय CPCB, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स। एक तो सारे कौन से, 8 AQI के 8, नेशनल ईयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर ये 4 इसमें लिए जाते हैं। सो ये चीज़ भी आप याद रखोगे। सो ये 2 आप ज़्यादा याद रखोगे, कौन से, AQI एंड नाक्स। इसी हिसाब से WHO की रिपोर्ट आती है हर साल। सो WHO जो है ये 6 पोल्यूटेंट्स को कंसिडर करता है, अपनी रिपोर्ट देता है एंड ये बेसिकली एनुअल रिपोर्ट भी देता है एंड कंटिन्यूसली अगर आप WHO की साइट खोलोगे वहाँ पे आपको 24 आवर वाली रिपोर्ट भी मिलेगी। सो ये 6 पोल्यूटेंट्स को कंसिडर करता है, SO2, NO2, CO, PM2.5, PM10, ओजोन, यानी कि वही जो आपको अभी ट्रिक में मिल रहे थे। सो वही मेजरली यहाँ पे भी आपको 6 मिल रहे हैं। फिर सफ़र, ये आपको याद रखने की नीड है, इसको आप स्किप करें। सो सफ़र हमारे पास क्या होता है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, ये बेसिकली 10 पोल्यूटेंट्स को लेता है। सो ये भी मॉनिटरिंग करता है। सो यहाँ पे आपने देखा WHO ने 6 पोल्यूटेंट्स लिए, सफ़र 10 पोल्यूटेंट्स, फिर नॉक्स 12 पोल्यूटेंट्स एंड AQI जनरली 8 पोल्यूटेंट्स को लेता है एंड फिर ये अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैंने बोली हैं। नाउ इंडोर एयर क्वालिटी, नाउ ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। इंडोर एयर क्वालिटी देखिए, इट इज एयर क्वालिटी विद इन एंड अराउंड द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ये आपका घर है एंड ये आपके घर का एरिया बाहर है। सो इंडोर एयर क्वालिटी क्या होती है कि आपके घर में कैसी एयर की क्वालिटी है एंड आपके बाहर यानी कि आपके बगीचे में, पार्क में, आपके मतलब सराउंडिंग में एयर की क्वालिटी कैसी है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इंडोर एयर क्वालिटी। सो इट इज एयर क्वालिटी विद इन एंड अराउंड बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। नाउ सोर्सेस, इंडोर एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्स हैं। कुकिंग फ्यूल, देखिए आपकी मॉम या मेरी मॉम खाना बना रही है, सो वुड का यूज़ कर सकती है, कोल का, डंग का या फिर गैस का। सो वहाँ से जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसके कारण जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा, या फिर कोई घर में टोबैको या फिर स्मोकिंग कर रहा है, या फिर पुअर वेंटिलेशन है घर में, या फिर हाउस होल्ड केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, क्लीनर्स, पेंट्स, उनमें क्या होते हैं, उनमें मतलब बेसिकली खतरनाक जो सबस्टांस होती हैं वो मिली होती हैं। फिर बिल्डिंग मटेरियल लाइक सीमेंट हो गया, उसमें से एस्बेस्टॉस निकलता है। सो ये बेसिकली क्या बन जाते हैं, सोर्स ऑफ इंडोर पोल्यूशन। सो ये सभी जो हैं दीज आर सोर्सेस ऑफ इंडोर पोल्यूशन। आप खुद समझे अपने अराउंड। कुकिंग फ्यूल आपके घर में, टोबैको कोई चबा रहा है या फिर स्मोकिंग कर रहा है, पुअर वेंटिलेशन है, या फिर आप पैंट्स यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे पेंटिंग लगी है। सो इन पैंट्स का अगर सेपरेट हो जाए, सो इनके कारण क्या होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। फिर पोल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सेकंड हैंड टोबैको स्मोक हो सकता है, इंडोर कंबशन पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, NO2, CO2, CO हो सकता है, फिर रेडॉन हो सकता है, फ्रिज वगैरह से निकलेगा, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, एस्बेस्टॉस फाइबर हो सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर दीवार में सीमेंट के टुकड़े उठ रहे हैं, सो एस्बेस्टॉस वहाँ से निकलेगा। सो ये हमारे पास इंडोर पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं, यानी कि घर के चार दीवारी के अंदर या फिर आपकी सराउंडिंग बिल्कुल घर के बाहर। सो इनको हम कहते हैं इंडोर ईयर पोल्यूटेंट्स, या फिर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडोर ईयर पोल्यूशन। फिर इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, हेडेक, आपको हेडेक फील होगा, डिजीनेस मतलब ड्राउजी आप फील करोगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आई इरिटेशन, लॉन्ग टर्म डिजीज या फिर लंग डैमेज भी हो सकता है। फिर प्रिवेंशन, कैसे आप प्रिवेंट करोगे इंडोर एयर पोल्यूशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, घर में अच्छे से वेंटिलेशन रखोगे, खिड़कियाँ, यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल्स, आप LPG का यूज़ करोगे अच्छे से ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करोगे, अवॉइड स्मोकिंग इंडोर, कोई आपका फैमिली मेम्बर होगा उसको कहोगे भाई साहब बाहर जाओ। अच्छा, यूज़ एयर प्यूरीफायर, इन सब का आप यूज़ करोगे ताकि जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। सो सिंपल सी बात है, बस इसमें उतना PhD आपको नहीं करना है, बस इतना आपके लिए इनफ है, इंडोर एयर क्वालिटी के अंदर इतना जानना, या फिर इंडोर एयर पोल्यूशन हमारे पास। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। लास्ट टॉपिक, पहले हम देखेंगे कंट्रोल हमारे पास एयर पोल्यूशन में पर्टिकुलेट मैटर का, फिर हम देखेंगे किसका कंट्रोल, गैसेस का। सो दो हमें देखने हैं, पर्टिकुलेट मैटर एंड गैसेस का कंट्रोल हम कैसे करते हैं। नाउ देखिए,
जो हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर होता है, इसमें बेसिकली हम कंट्रोल के लिए क्या क्या डिवाइस यूज़ करते हैं। 5 डिवाइसेस हमारे पास होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। सो वन इज ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। पहले आप इनको याद रखोगे, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। फिर हमारे पास है साइक्लोनिक CYC, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेटर, PPT में लिखूंगा। अच्छा, फिर हमारे पास है फैब्रिक फिल्टर। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अच्छा, फिर हमारे पास है वेट स्क्रबर। फिर हमारे पास क्या है, वेट स्क्रबर। सो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेटर, फिर हमारे पास फैब्रिक फिल्टर, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड वेट स्क्रबर। सो ये हमारे पास 5 डिवाइसेस होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड स्पेशली पर्टिकुलेट मैटर वाला एयर पोल्यूशन। जो पर्टिकुलेट मैटर वाला एयर पोल्यूशन है ना, जो भी पर्टिकुलर मैटर में मैंने आपको बोला ये चीज़ें आती है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर में। सो ये सब चीज़ें उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। एंड जनरली इनका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, घर में नहीं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी इनका यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो हमारे पास करोर्स बिलियंस या ट्रिलियंस कमाती हैं, या फिर प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, सो उनमें यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल पे क्या होगा, हमारे घर में तो ये तो नेग्लिजिबल है पोल्यूशन जो प्रोड्यूस हो रहा है। जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है वो हाई लेवल पे प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अच्छा, फिर यहाँ से जो पोल्यूशन हमारे पास प्रोड्यूस होगा किधर, इंडस्ट्रीज़ में, सो वहाँ पे ये सारी डिवाइसेस लगाई जाती हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए एंड बाहर साफ हवा को छोड़ा जाए। सो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड वेट स्क्रबर हमारे पास। सो टोटल 5 हमारे पास है। नाउ एक एक करके इनको हम देखते हैं। पहले किसके लिए, पर्टिकुलेट मैटर के लिए ये 5 यूज़ होते हैं। देखिए, पहले हमारे पास है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। सो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर हमारे पास, जो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर होता है, रिमूव लार्ज साइज्ड पार्टिकल, वो पार्टिकल जिनका साइज ग्रेटर और इक्वल टू 40 माइक्रोन या फिर 40 माइक्रोमीटर होगा, उन्हीं पार्टिकल्स के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि बड़े पार्टिकल्स के लिए ग्रेटर और इक्वल टू 40 माइक्रोमीटर, इट कैन बी 50, 100, 200, 300, बट 40 से ज़्यादा या 42 भी हम क्या करते हैं, इससे रिमूव करते हैं। ग्रेटर और इक्वल टू 40 माइक्रोन या 50 माइक्रोन भी चलेगा। सो लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स को ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर रिमूव करेगा। अब लार्ज साइज्ड पार्टिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी को हम पिक्चर में लाएंगे, ग्रेविटेशन को पिक्चर में लाएंगे। नाउ देखिए मैकेनिज्म एंड सेटलिंग। मैकेनिज्म में क्या है, सिंपली समझिए, यहाँ से क्या किया जाएगा, ये हमारे पास है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। यहाँ से जो गंदी हवा है जो इंडस्ट्री से निकल रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको यहाँ पे लाया जाएगा एंड यहाँ से इनलेट में डाला जाएगा। जैसे ही यहाँ से गंदी हवा आएगी, अच्छे से समझिए, बस फिर आप ये समझोगे जो मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान दो। सो यहाँ से हमारे पास गंदी हवा आ रही है। नाउ ये जो गंदी हवा है, इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, क्योंकि हम अभी पर्टिकुलेट मैटर को देख रहे हैं। सो इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ईयर में। सो जब ये ईयर इंटर करेगी, जो गंदी हवा है जब ये इंटर करेगी, नाउ अंदर ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म होता है, ये स्पीड से आया, अंदर इसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होती है। सो अंदर यहाँ पे जो ईयर है उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से आया बाहर, अंदर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, 8 होगी, 7 होगी, 6 होगी, 5 होगी, फिर सो इसकी वेलोसिटी अंदर ड्रॉप करती है। फिर होता क्या है, जो बड़े साइज्ड पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से गिरना स्टार्ट करते हैं। जो बड़े साइज्ड पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, वो यहाँ से गिरना स्टार्ट करते हैं एंड इनको फिर यहाँ पे हुपर में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है, फिर यहाँ से रिमूव किया जाता है। फिर जो क्लीन एयर है उसको यहाँ से पास किया जाएगा एंड बाहर छोड़ा जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म सिंपली। सो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये जो पार्टिकल्स हैं ये फॉल कर गए अंडर देयर ओन वेट। सो मैकेनिज्म, डर्टी गैस इंटर्स ए लार्ज हॉरिजॉन्टल चैम्बर, यहाँ से इंटर करेगी, देखिएगा जो मैंने अभी बताया। अब पढ़ते हैं। सो डर्टी गैस enters a large horizontal chamber, यहाँ से एंटर करेगी, वायर द गैस वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड, जहाँ पे गैस की वेलोसिटी रिड्यूस होगी। फिर सेटलिंग, एज द हॉरिजॉन्टल फ्लो स्लोज डाउन, वेलोसिटी जो कम हुई,
द वर्टिकल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओवरकम्स बायोंड फोर्स ऑफ द गैस। सो गैस इनको हवा में लेना चाहता है, इधर मतलब सस्पेंशन में रखना चाहता है, बट जो ग्रेविटी फोर्स है ये ओवरकम करेगा एंड इन डस्ट पार्टिकल्स को नीचे लेके आएगा, काजिंग लार्जर पार्टिकल्स टू फॉल टू द फ्लोर और इनटू कलेक्शन हुपर, फिर हुपर में इनको कलेक्ट किया जाएगा। सो ऐसे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सो अभी हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, उसमें पार्ट ए पर्टिकुलेट मैटर। सो पर्टिकुलेट मैटर जो हमने पढ़ा, या फिर आप एज्यूम करिए डस्ट पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं एंड क्लीन एयर को छोड़ रहे हैं। सो दिस इज ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। सो इसमें साइज आपको याद रखना है, ग्रेटर और इक्वल 40 माइक्रोन, फिर मैकेनिज्म एंड सेटलिंग। नाउ दूसरा हमारे पास है दूसरी डिवाइस, साइक्लोनिक सेपरेटर। दूसरी डिवाइस जो हमारे पास है इट इज साइक्लोनिक सेपरेटर। नाउ ये रिमूव करती है कोर्सर पर्टिकुलेट मैटर 10 to 40। सो पहले हमने देखा जो हमारे पास ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर था जी, उसने रिमूव किया जिनका साइज बड़ा था ग्रेटर देन 40। अब ये रिमूव करता है किनको, जो हमारे पास साइक्लोनिक सेपरेटर है या फिर प्रेसिपिटेटर है, ये रिमूव करता है किनको, जिनका साइज होगा 10 to 40 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन। सो मतलब उससे छोटे, अब उससे छोटे। अगर ये इतने बड़े पार्टिकल को रिमूव कर रहा था, ये अब इससे छोटे पार्टिकल को रिमूव कर रहा है। नाउ साइक्लोनिक, जैसे साइक्लोन आता है ना वैसे ही यहाँ पे होता है। देखिए होता क्या है, ये आपको साइक्लोनिक सेपरेटर दिख रहा है, होता क्या है ध्यान से देखिएगा, यहाँ से टेंजेंशियली जो मतलब गंदा ईयर है या फिर डर्ट ईयर है उसको अंदर भेजा जाता है। सो जैसे ही आप यहाँ से जो ईयर है जिसमें डस्ट पार्टिकल है वो अंदर भेजोगे, सो अंदर ये बेसिकली टेंजेंशियली जब जाता है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है, फिर यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बड़े वो हिट करते हैं, मतलब जैसे ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिला वो हिट करते हैं इन वाल्स को, फिर धीरे धीरे बेसिकली धीरे धीरे जैसे साइक्लोन आता है ये ऐसे घूमते जाएंगे एंड फिर यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरेंगे एंड यहाँ से क्लीन एयर जो है वो पास होगा। सो सिंपल भाषा में, सो एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा, ये डर्टी एयर इंटर करा, अब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे बड़े पार्टिकल ये ऐसे हिट करेंगे, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर लास्ट पे ये गिर जाएंगे एंड यहाँ से क्लीन एयर जो है वो बाहर निकलेगा। समझ में आया होगा। सो पढ़िए मैकेनिज्म, द गैस स्ट्रीम, अच्छा किधर गया, द गैस स्ट्रीम इंटर्स अ सिलेंड्रिकल चैम्बर टेंजेंशियली। सो गैस एंटर करेगा टेंजेंशियली यहाँ पे इधर की ओर ऐसे, अच्छा क्योंकि ये ऐसे हमारे पास है, ये ऐसे एंटर करेगा टेंजेंशियली इसको। अच्छा फिर क्रिएटिंग ए हाई स्पीड डाउनवर्ड स्पाइरल और वोटेक्स। सो जैसे यहाँ पे हाई स्पीड या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑकर करेगा एंड यहाँ पे वोटेक्स जैसा कुछ बनेगा, इसको हम कहते हैं वोटेक्स फ्लो। अच्छा फिर सेपरेशन कैसे होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्लिंग्स हैवियर पार्टिकल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बड़े पार्टिकल्स को ऐसे धक्का देगा, भगाएगा यहाँ से एंड नीचे इनको गिराएगा, क्लियर, एंड ऊपर से क्लीन एयर यहाँ चला जाएगा। आउटवर्ड अगेंस्ट द चैम्बर वॉल्स, वंस दे हिट द वॉल दे लूज मोमेंटम एंड स्लाइड डाउन इनटू कोनिकल चैम्बर, ये स्लाइड डाउन करेंगे, यहाँ से क्लीन एयर जो है वो पास होगा। सो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोनिक सेपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 फैब्रिक फिल्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैब्रिक फिल्टर। सो ये जैसे फिल्टर का काम होता है, ये फिल्टर की तरह काम करता है। देखिए होता क्या है, नाउ पहले तो पार्टिकल साइज आपको याद रखना है। अब स्मॉलर साइज 0.1 to 10 माइक्रोमीटर। सो पहले आपने देखा ग्रेटर और इक्वल टू 40 ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर में, फिर साइक्लोनिक सेपरेटर में आपने क्या देखा 10 to 40 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 0.1 to 10, यानी कि हम छोटे छोटे की ओर आ रहे हैं। सो पहले जो था उसमें बड़े पार्टिकल, फिर इसमें थोड़े मीडियम, अब और छोटे, एंड जितना आप आगे जाओगे उतने छोटी पार्टिकल्स हमारे पास होंगे डिवाइस में। यानी कि आप कहोगे जो पहला था वो कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे बड़े डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जहाँ पे बड़े डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है वहाँ पे हम GSC दैट इज ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का यूज़ करेंगे। फिर जहाँ पे मीडियम साइज होगा वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। फिर उसी हिसाब से हम देखते हैं कि कितना पार्टिकल्स का साइज है, उसी डिवाइस को हम यूज़ करेंगे, है ना। नाउ देखिए यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं दीज आर सिलेंड्रिकल बैग्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये बैग्स हमारे पास हैं, दीज आर ईयर बैग्स हमारे पास, या फिर फैब्रिक बैग्स हमारे पास, ये हमारे पास फैब्रिक बैग्स हो गए। देखिए यहाँ से जो रा ईयर है या फिर डर्ट ईयर है उसको डाला जाता है, जो गंदी हवा हमारे पास है, फिर इसमें क्या होंगे डस्ट पार्टिकल्स होंगे। नाउ आगे आपको एक फिल्टर जैसा दिखेगा, बैग्स आपको दिखेंगे, ये जो बैग्स हैं ये आपको दिखेंगे। फिर जैसे ही ईयर जाएगा यहाँ से जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो इनके साथ चिपक जाएंगे, वो इनिशियली इनके साथ चिपक जाएंगे, किनके साथ, इन बैग्स के साथ, एंड जो क्लीन एयर है वो यहाँ से पास होगा एंड फिर
होगा क्या फिर इन ये जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, फिर जब आप आफ्टर फॉर एग्जांपल 1 आवर आप इसको स्टॉप करोगे, फिर होगा क्या, जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स इन इन फैब्रिक बैग्स के साथ अटैचड हुए होंगे, फिर ये गिरेंगे यहाँ से एंड इनको सेपरेट आउट किया जाएगा। इनको क्या किया जाएगा, सेपरेट आउट किया जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ध्यान दीजिए, डस्ट लेडन गैस इज फोर्स्ड थ्रू लॉन्ग सिलेंड्रिकल बैग। सो इस डस्ट या फिर जो इम्प्योर एयर है उसको आप यहाँ से भेजोगे किन के थ्रू, इन बैग्स के थ्रू। अच्छा, मेड ऑफ वुवन और फेल्टेड फैब्रिक हमारे पास, क्लियर, यानी कि ये फैब्रिक बैग्स हमारे पास होते हैं। फिर कलेक्शन कैसे होती है, पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड ऑन फैब्रिक सरफेस। पार्टिकल जो है ये इनके ऊपर चिपक जाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स चिपक गए हैं। क्लीन एयर फिर यहाँ से पास हो गई है। सो फिर अच्छा, वाया इंटरसेप्शन या फिर डिफ्यूजन वगैरह, ओ टाइम ए डस्ट केक फॉर्म्स ऑन द बैग्स विच एक्चुअली इम्प्रूव फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी बाय एक्टिंग एज एन एडिशनल फिल्टर। सो इन शॉर्ट, जैसे फिल्टर हमारे पास काम करता है, फिल्टर में क्या होता है, सैंड पार्टिकल, ऊपर से आप क्या करते हैं, ऊपर से आप, ये फिल्टर होता है, फिल्टर में क्या होता है, सैंड होता है बेसिकली। फिर ऊपर से आप पानी डालोगे जो गंदा होगा, फिर होगा क्या, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इन सैंड के पार्टिकल्स में फंस जाते हैं एंड यहाँ से प्योर वाटर निकलता है। सो इसीलिए क्या कहते हैं हम, फिल्ट्रेशन। जैसे पानी पीने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे ईयर को साफ करने के लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं, दैट इज फैब्रिक फिल्टर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नाउ देखिए यहाँ पे चार्जेस का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर पर्टिकुलेट इमिशन। ज़्यादातर इसको हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं एंड स्पेशली कहाँ पे, जो थर्मल पावर प्लांट्स हमारे पास हैं वहाँ पे ज़्यादातर इसका हम यूज़ करते हैं। किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। याद रखिएगा, थर्मल पावर प्लांट्स में स्पेशली, अच्छा, या इंडस्ट्रीज में। फिर रिमूव वेरी फाइन डस्ट और पर्टिकुलेट मैटर। ये फाइन साइज देखिए ज़रा, 0.1। सो पहले आपने देखा ग्रेटर और इक्वल 40, फिर आपने देखा दूसरे का कितना, 10 to 40, फिर आपने देखा तीसरे का कितना, 0.1 to 10। अब इसका आप देख रहे हो लेस देन 0.1। सो जितना आप नीचे आ रहे हो, क्लियर, नंबरिंग जितनी बढ़ रही है, दैट इज 1 2 3। सो हमारे पास जी, सी, फिर एफ और ई, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सो साइज जो है पार्टिकल्स का वो कम हो रहा है। देयरफॉर ये एफिशिएंटली वर्क करता है किन के लिए, वेरी फाइन डस्ट के लिए भी। एंड इसमें हमेशा जो जितने भी हम पढ़ेंगे सबसे हाईएस्ट या मैक्सिमम एफिशिएंसी इसी की होती है। किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। इसमें जो एफिशिएंसी होती है दैट इज ग्रेटर देन 99। ग्रेटर देन 99 मतलब इट कैन बी 99.1, इट कैन बी 99.2। सो ये इसकी एफिशिएंसी होती है, या फिर इट कैन बी 99.9। 100% दुनिया में कोई भी चीज़ एफिशिएंट नहीं होती है। सो 99.9% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। क्लियर। सो आप समझ सकते हो कि कितना प्योर एयर ये देता होगा। नाउ देखिए यहाँ पे होता क्या है, चार्जेस का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे बेसिकली जो एयर स्ट्रीम है, यानी कि डर्ट एयर स्ट्रीम, उसको यहाँ पे पास किया जाता है। फिर यहाँ पे आपको प्लेट्स दिख रहे होंगे, ये हैं हमारे पास चार्जर्ड प्लेट्स। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, चार्जर्ड प्लेट्स। एंड ये पॉजिटिवली चार्जर्ड होते हैं हमारे पास। ये जो मेटल प्लेट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेटल प्लेट्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है। फिर यहाँ से जो ईयर आप भेजते हो, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो ईयर आप भेजोगे, ये जो, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो डर्ट ईयर आप भेजोगे उसमें जो हमारे पास मतलब पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे जैसे ही ये पास करेंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी। जैसे ही ये इस स्ट्रीम को पास करेंगे इनके ऊपर क्या आएगी, इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एंड जैसे ही इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे ये इन प्लेट्स के साथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि प्लेट्स आर पॉजिटिवली चार्जड। सो ये डस्ट पार्टिकल्स इन प्लेट्स के साथ चिपक जाएंगे एंड यहाँ से क्लीन एयर पास होगा। फिर यहाँ पे इनको क्या किया जाता है, फिर इन डस्ट पार्टिकल्स को फिर यहाँ पे रिमूव किया जाता है। सो ऐसे यहाँ पे काम होता है। देखिए, द गैस स्ट्रीम पासिस थ्रू ए हाई वोल्टेज फील्ड, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज होती है एंड उस वोल्टेज के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। फिर जो प्लेट्स हमारे पास हैं दे आर पॉजिटिवली चार्जड, फिर ये अट्रैक्ट हो जाते हैं इन प्लेट्स की ओर। दैट गिव्स द पार्टिकल्स ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर दीज चार्जड पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्जड प्लेट्स या फिर कलेक्शन प्लेट्स। फिर ऐसे हम रिमूव करते हैं। सो सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या थे, यहाँ पे हमारे पास प्लेट थे, प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे जो वोल्टेज थी, क्लियर, जो कोरोना डिस्चार्ज यहाँ पे है, जैसे ही यहाँ से पार्टिकल आए, जो ईयर एंड डस्ट पार्टिकल आए, जो डस्ट पार्टिकल हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आई। सो ये अटैच होंगे किसके साथ, प्लेट के साथ, एंड जो क्लीन एयर है वो पास होगा। सो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें वेट स्क्रबर हमारे पास। नाउ वेट स्क्रबर जो होता है इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है बाकियों से अलग। क्या अलग,
रिमूव्स गैसियस, अभी तक जितने भी आपने देखे याद रखिएगा, जो अभी तक आपने 4 देखे वो सारे पर्टिकुलेट मैटर या फिर डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे थे। उनमें से कोई भी गैसियस पार्टिकल को, मतलब गैस को रिमूव नहीं कर रहा था, यानी कि जहरीली गैस को रिमूव नहीं कर रहा था, या फिर हमारे पास पोल्यूशन वाली गैस को रिमूव नहीं कर रहा था। ये डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे थे अभी तक, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर रहे थे। नाउ वेट स्क्रबर जो है ये पर्टिकुलेट मैटर को भी रिमूव करता है, साथ में गैसेस को भी रिमूव करता है। एंड स्पेशली कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को ये रिमूव करता है। रिमूव्स गैसेस एज वेल एज पर्टिकुलेट मैटर। सो ये पहली डिवाइस है जो गैस को भी रिमूव करती है एंड डस्ट पार्टिकल या पर्टिकुलेट मैटर को भी रिमूव करती है। पर्टिकुलेट मैटर में किस साइज? रिमूव वेरी फाइन पार्टिकल्स लेस देन 0.2 माइक्रोन टू लार्जर साइज पार्टिकल। बड़े पार्टिकल्स को भी एंड छोटे पार्टिकल्स को भी ये रिमूव करता है। नाउ इसकी एफिशिएंसी, इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज लेस देन 99, यानी कि इट कैन बी हमारे पास 98.9% एफिशिएंसी, बट इससे कम है। यहाँ पे ग्रेटर देन 99 बताया मैंने, 99.9 तक जा सकता है, बट इसमें क्या है 99 से कम। सो स्टिल एफिशिएंट है क्योंकि ये SO2 को भी रिमूव करता है। नाउ देखिएगा इसमें बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। वन इज वेंचुरी स्क्रबर, नाम आपको याद रखने, स्प्रे टावर या फिर वेट साइक्लोन स्क्रबर। सो ये 3 टाइप के हमारे पास स्क्रबर्स होते हैं। इनमें से जो बेस्ट हमारे पास होता है दैट इज वेंचुरी स्क्रबर। फाइन साइज को रिमूव करता है, एफिशिएंसी लेस देन 99%, एंड ध्यान दीजिए इट कैन क्लीन 4000 लीटर ऑफ गैस पर मिनट, यानी कि कितना गैस ये क्लीन कर सकता है 1 मिनट में? 4000 लीटर ऑफ गैस ये क्लीन करता है 1 मिनट के अंदर। इतनी इसकी एफिशिएंसी हमारे पास है। कहाँ पे यूज होगा? अगेन इंडस्ट्री में। नाउ देखिए इसका मैकेनिज्म हमारे पास जो वेट स्क्रबर है इसका मैकेनिज्म देखिए होता क्या है। 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ से बेसिकली जो डर्ट गैस है उसको भेजा जाता है, डर्ट एयर को। फिर यहाँ से बेसिकली हमारे पास स्प्रे टावर्स होते हैं, यानी कि ये जो स्प्रे टावर्स होते हैं यहाँ से वाटर जो है H2O स्प्रे किया जाता है, उसकी स्प्रेइंग की जाती है जैसे बारिश की जाती है। जैसे ही यहाँ पे डर्ट एयर आया, ध्यान दीजिए, जैसे ही डर्ट एयर आया उसमें जो डर्ट के पार्टिकल हैं या डस्ट पार्टिकल, उनके साथ जो पानी है वो चिपक जाता है। क्लियर? वो चिपक जाता है, यानी कि पानी डस्ट पार्टिकल्स के साथ चिपक जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है या फिर एब्जॉर्प्शन, एंड ये नीचे आ जाता है, ये हमारे पास नीचे आ जाता है पानी और डस्ट पार्टिकल। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड जो क्लीन एयर है वो यहाँ से पास होता है। फिर ये जो पानी एंड डस्ट पार्टिकल नीचे आ गया, इसमें से डस्ट पार्टिकल को क्या किया जाता है? इसको फिर यहाँ से अलग किया जाता है। क्लियर? एंड जो यहाँ पे वाटर है इसको फिर सेपरेट किया जाता है, एंड अगेन इस वाटर को यहाँ पे भेजा जाता है, इसको रिसाइकल किया जाता है, यानी कि इसको सर्कुलेशन में लाया जाता है। समझ में आया होगा? सो ऐसे यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस होती है। पढ़िए मैकेनिज्म। स्क्रबिंग लिक्विड टिपिकली वाटर जो स्प्रे टावर्स में होगा इज स्प्रेड इनटू दी गैस। जो गैस यहाँ से एंटर करी उसके ऊपर इसको स्प्रे किया जाएगा। क्लियर? सो जो गैस, ध्यान दीजिए एक बार फिर से जो गैस यहाँ से इंटर करेगी, आप याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर इजीली आप लिख पाओगे। जो गैस यहाँ से इंटर करेगी उसमें जो डस्ट पार्टिकल होंगे, लेट ये है डस्ट पार्टिकल ब्लैक, ये है डस्ट पार्टिकल। फिर यहाँ से स्प्रेइंग की जाएगी, बारिश की जाएगी, फिर ये डस्ट पार्टिकल उसके साथ आएगी, एंड इन डस्ट पार्टिकल्स को जो बारिश है या फिर पानी है अपने साथ नीचे लेके आएगा। ये डस्ट पार्टिकल यहाँ से सेपरेट होंगे एंड पानी जो है इसको यहाँ से रिसाइकल किया जाएगा। फिर जो ईयर था प्योर ईयर, यहाँ से ईयर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रबिंग लिक्विड टिपिकली वाटर इज स्प्रेड इनटू द गैस स्ट्रीम or the gas is forced through a liquid pool and water comes in contact with the particulates. फिर fine dust particles collide with are captured by the larger liquid droplets. So इनको water droplet क्या करेगा? कैप्चर करेगा। This process also allows for the absorption of gases pollutants like SO2 in the liquid. So हम क्या कर सकते हैं? SO2 गैस का भी ऐसे हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, यानी कि SO2 को अलग से रिमूव करेंगे, प्योर एयर को यहाँ से अलग से छोड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट यहाँ पे क्लीनिंग। नाउ लास्ट पे हमारे पास है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन में गैसियस पोल्यूटेंट्स के लिए। इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन एंड कंबशन या इंसिनरेशन। ध्यान दीजिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम गैस फेज टू लिक्विड फेज। यहाँ पे सिंपली जो पोल्यूटेंट है उनको गैस फेज से किस में कन्वर्ट किया जाएगा? लिक्विड फेज में कन्वर्ट किया जाएगा बाय एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अच्छा, किन के लिए यूज होता है? SO2, H2S, NOx या फिर लाइट हाइड्रोकार्बन्स के लिए ये यूज होता है। सो हम किन का कंट्रोल कर रहे हैं? गैसियस पोल्यूटेंट्स का। ऊपर आपने पर्टिकुलेट मैटर या फिर आपने डस्ट पार्टिकल्स का देखा। नेक्स्ट इज एडसॉर्प्शन।
इट इन्वॉल्व्स एडसॉर्प्शन ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स बाय सॉलिड्स और एडसॉर्बेंट्स। सो यहाँ पे जो गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं उनको एडसॉर्ब करते हैं सॉलिड्स अब की बार, या फिर एडसॉर्बेंट्स। सो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, गैसेस जो है उनको लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे एडसॉर्प्शन में क्या हो रहा है, गैसेस को सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो एडसॉर्ब कर रहे हैं। एडसॉर्बर्स या एडसॉर्बेंट जो यूज होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड अलुमिना या फिर एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन ज़्यादा पूछा जाता है। सो एक्टिवेटेड कार्बन एक हमारे पास एडसॉर्बेंट होता है। अब किन गैसेस को ट्रीट किया जाता है, SO2 को, H2S को, VOC को। सो जैसे यहाँ पे थे, इन गैसेस को एब्जॉर्प्शन में ट्रीट किया जाता है, इनको यहाँ पे एडसॉर्प्शन में ट्रीट किया जाता है या फिर क्लीन किया जाता है। Combustion or incineration. Last, it is used when the pollutants in the gas stream are oxidizable to an inert gas. अच्छा, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो हमारे पास गैस होगा आप उसको क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे एंड ये इनर्ट बन जाएगा। यूज्ड फॉर पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन। सो आप किन के लिए यूज करोगे, कार्बन मोनोक्साइड या हाइड्रोकार्बन के लिए। सो एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन एंड कंबशन आपने देखा। सो ये जो टेक्निक्स हैं ये हम यूज करते हैं किस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गैसियस पोल्यूशन या फिर गैसियस पोल्यूटेंट्स को। लास्ट पे छोटे छोटे टॉपिक हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, अमोनिया इंजेक्शन क्या होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये बेसिकली वही कलश में यूज होता है। आप इंटरनेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। जो कार का साइलेंसर है बिल्कुल उसके साइलेंसर के बगल में होती है कैटालिटिक कन्वर्टर, यूज्ड इन केस ऑफ वेहिकुलर इमिशन। अच्छा, ये किसके लिए हम यूज करते हैं, वेहिकुलर इमिशन के लिए। एंड ये बेसिकली किन पोल्यूटेंट्स को नापता है, NOx, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड हमारे पास। सो कैटालिटिक कन्वर्टर। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया इंजेक्शन। नाउ अमोनिया इंजेक्शन जो है इसमें क्या होता है, यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ NOx इमिशन। अच्छा, जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये NOx, हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन मोनोक्साइड पोल्यूशन को कंट्रोल के लिए लाया जाता है कार्स वगैरह में। फिर अमोनिया इंजेक्शन जो है ये पर्टिकुलरली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एमिशन जो है उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है बाय रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर, सिंपली आपको इतना याद रखना है कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है एंड कौन सी प्रोसेस हमारे पास, रिडक्शन प्रोसेस। होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली अमोनिया या यूरिया लाया जाता है, इसके साथ क्या किया जाता है, जो NOx प्रोड्यूस हो रहा है उसको मिलाया जाता है एंड यहाँ से N2 जो है N2 में इसको कन्वर्ट किया जाता है। जो NOx है इसको N2 में बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है। फिर N2 हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट, वेहिकुलर इमिशन में मेजर पोल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, SO2, NOx, CO2 पर्टिकुलेट मैटर। फिर थर्मल पावर प्लांट में मेजर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, SO2, NOx पर्टिकुलेट मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। इतना आपको इस यूनिट में जानना था। दिस इज मोर देन एनफ। सो ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 50 मिनट्स का हमारा क्लास यहाँ पे चला। सो इतना आपको इस वाले यूनिट में जानना है, क्योंकि इसमें टॉपिक्स ऐड हुए हैं इसीलिए हमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा। नाउ कुछ क्वेश्चन हैं MCQs, इनके आंसर्स आप कहाँ पे दोगे, आप कमेंट सेक्शन में दोगे। एक एक करके आप मेंशन करोगे, A1 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 अप टू 10। यहाँ पे आप लिखोगे आंसर। फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपको सिलेक्ट करने हैं। सो एक का मैं आंसर करूंगा। सो इट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो इसका आंसर C। इस हिसाब से 2, 3, 4 का आंसर क्या आएगा आप मेंशन करोगे कमेंट्स के अंदर। उससे मुझे आइडिया होगा कि आपने लेक्चर देखा है, आपको समझ आई हैं चीज़ें। सो सेलेक्ट द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अमंग द फॉलोइंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज्ड एज पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस फॉर द सेपरेशन ऑफ। बताइए, ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद से करोगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट काज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। फिर हमारे पास सेलेक्ट दी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। ध्यान दीजिए, बताया था एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या होता है, एयर पोल्यूशन। नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट। 4 एयर पोल्यूटेंट आपको दिए हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज या आर प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गाड़ियों में कौन कौन सा पोल्यूटेंट पाया जाता है। फिर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पोल्यूट द एटमॉस्फेयर बाय एडिंग। सो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये कैसे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, आपको बताना है कौन से पोल्यूटेंट्स ये एडअप करते हैं। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स। ये आपको एयर पोल्यूटेंट्स दिए गए हैं। द एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट कंसिडर्स विच अमंग द अबव पोल्यूटेंट्स। AQI में किन पोल्यूटेंट्स को आप लेते हो। क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, आपको बताना है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हमारे पास। सो आई बिलीव आपने पूरा लेक्चर देखा होगा एंड आपके 7 मार्क्स यहाँ पे डन। क्लियर। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।